हेलो बच्चों, माई सेल्फ पंकज तलवार, एन एजुकेटर एंड मोटिवेटर एट द मोशन कोटा। बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं नीट 2025 का जो आज पेपर हुआ है उसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। तो बच्चों, सबसे पहले हम ले रहे हैं इसके अंदर क्वेश्चन आया है एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है और इसके अंदर स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं क्योंकि बच्चों 1/λ का फॉर्मूला यहां पर एप्लीकेबल होता है, जबकि स्टूडेंट लैम्डा के अकॉर्डिंग जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन एटम। एटम फिक्स है, हाइड्रोजन एटम है। व्हेन इट अंडरगोज n = 2 to n = 3 के लिए एक लैम्डा निकालना है, n = 4 to n = 6 के लिए भी हमें एक लैम्डा निकालना है। तो बच्चों, इसके अंदर सबसे पहले हम फर्स्ट वाले केस के लिए लिख रहे हैं n = 2 to 3। बच्चों, फॉर्मूला है 1/λ = RH × Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब यहां पर मेरे को 1/λ लिखना है। RH Z बच्चों हाइड्रोजन एटम है, 1 होगा। n1 2 का स्क्वायर 4, n2 3 का स्क्वायर 9। तो 1/λ = RH इंटू, बच्चों हम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो 5/36 आ जाता है। इसको मैं λ1 बोल रहा हूं। अब इसके अंदर रिवर्स कर दें तो λ1 हो जाएगा 36/5 RH, क्योंकि उसने लैम्डा का रेशियो पूछा है, 1/λ का रेशियो नहीं पूछा है बच्चों। तो रिवर्स कर दीजिए 36/5 RH। ऐसे ही सेकंड केस के अंदर बच्चों n = 4 से n = 6 के लिए ट्रांजिशन है, वही 1/λ लिखना है। RH इंटू जेड स्क्वायर 1 होगा बच्चों, n1 4 का स्क्वायर 16, n2 36। क्लियर है? तो बच्चों यहां पर 1/λ RH, यहां पर अगर हम एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए आप, यहां पर 16 × 36 ही ले लेते हैं तो ऊपर माइनस करने पर 20 आ जाएगा। λ2 हो जाएगा, रिवर्स कर दीजिए, 16 × 36 ऊपर और 20/RH नीचे आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। तो λ1 ये है 36/5 RH। बच्चों मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया कि 36 हमें कट होते हुए दिख रहा है, ठीक है। अब यहां से आप जब λ1/λ2 करेंगे तो ये रेशियो बच्चों बनेगा 1/4। कट कर देख लीजिए, 36 कट हो जाएगा, RH कट हो जाएगा बच्चों। यहां से फिर हमारे को मिलेगा 1/4, मतलब इसमें आंसर हमारा हो जाएगा 4th। क्लियर? आइए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? अनलाइक गैलियम दैट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सीजियम हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। भाई सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो है, ये बात तो सही है, बट क्या गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है? नहीं होता। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये लिक्विड हो जाता है। हाँ, गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट अच्छा खासा होता है और इसीलिए लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर पर लिक्विड बना रहता है और इसी वजह से इसका यूज हाई टेम्परेचर मेजर करने के थर्मामीटर बनाने में होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया? फॉल्स, क्योंकि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं है। अच्छा, पॉलिंग स्केल पर नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होती। अरे सेम होती है भाई, नाइट्रोजन की भी En3 है और क्लोरीन की En भी 3 है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये तो मेरे हिसाब से हम सब पे बन जाएगा, सभी में 18 इलेक्ट्रॉन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी याद है ना, ΔZ अगर 1 है तो पेनिट्रेशन या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, और ΔZ 1 से ज़्यादा है तो Z इफेक्टिव देखना है। अच्छा, ΔZ 1 हो और पेनिट्रेशन भी नहीं लग रहा हो, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं लग रहा हो, तो फिर Z इफेक्टिव देखना है। हमने ऐसे कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए थे। अब ये रहा सोडियम 3s1, मैग्नीशियम 3s2, एल्यूमिनियम 3p1, सिलिकॉन 3p2। इन दोनों के बीच में
जेड इफेक्टिव से भी वही आंसर आएगा और बाकी कोई कंसेप्ट लगाओगे तब भी वही आंसर आएगा लेफ्ट टू राइट जाने पर। हाँ, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में क्या लगाओगे? पेनिट्रेशन। एस न्यूक्लियस के पास होता है, पी न्यूक्लियस से दूर होता है, एस का इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, उसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, पेनिट्रेशन का कंसेप्ट लगेगा। इन दोनों की अगर बात करें तो देखो भाई 3p1 भी स्टेबल नहीं होता, 3p2 भी स्टेबल नहीं होता, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगा नहीं सकते, दोनों का इलेक्ट्रॉन 3p से निकल रहा है तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी सेम आ रही है, पेनिट्रेशन भी नहीं लगा सकते। बचा क्या? जेड इफेक्टिव। और लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता है। तो ये कंसेप्ट क्या क्या लगाए हमने पेनिट्रेशन के बेसिस पर देखा, हमने जेड इफेक्टिव के बेसिस पर देखा। अब इनको ओवरऑल अरेंज करना है। कैसे अरेंज करें? तो इतना तो मेरे को समझ में आ रहा है, मैग्नीशियम सोडियम और एल्यूमिनियम दोनों से आगे आएगा। हाँ, सोडियम एल्यूमिनियम में डेल जेड ग्रेटर देन 1 है, एटॉमिक नंबर का डिफरेंस। तो इन दोनों का जो कंपैरिजन है वो किससे करोगे? वो जेड इफेक्टिव से करोगे, और जेड इफेक्टिव एल्यूमिनियम का ज़्यादा आएगा। एल्यूमिनियम के आगे किसका नंबर? अब मैग्नीशियम और सिलिकॉन, इन दो को कंपेयर करना है। एक बार फिर से 14 - 12 डेल जेड ग्रेटर देन 1 है, जेड इफेक्टिव लगाना पड़ेगा और जेड इफेक्टिव सिलिकॉन का आएगा। तो इसके आगे क्या आया? मैग्नीशियम, और उससे भी आगे क्या आ गया? सिलिकॉन। तो क्या ये ऑर्डर आयोनाइजेशन एनर्जी का सही दे रखा है? सिलिकॉन सबसे ज़्यादा, उसके बाद मैग्नीशियम आना चाहिए था। तो ये मामला गड़बड़ हो गया, ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। रेडियस का तो बड़ा सिंपल है, अप टू डाउन जाने पर साइज इंक्रीज होता जाता है। तो लिथियम से बड़ा सोडियम आएगा, उससे बड़ा पोटेशियम, उससे बड़ा रुबिडियम। तो सीजीएम की रेडियस ज़्यादा आएगी लिथियम और रुबिडियम से। सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हुए? एक तो सी और एक ई, और सी और ई को मिला के हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड। सी और ई को मिला के आंसर सेकंड आ जाएगा। तो बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? ग्रुप मैच करने हैं। याद करें बेसिक रेडिकल के ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप में कौन था? आज होगा प्रभात। सेकंड ग्रुप में कौन था? सेकंड में 2 ग्रुप थे, सेकंड ए और सेकंड बी। सेकंड ए में क्या था? होगी कुछ कदर प्रभु बीमार की। सेकंड बी में आज सब सन्नाटा ही सन्नाटा। थर्ड ग्रुप याद करो, फेंक कर आलू। फोर्थ ग्रुप मन को जाना नहीं। ये शॉर्ट ट्रिक, ये ट्रिक्स हमने याद की थी बेटा। तो कोबाल्ट उसमें कहाँ रखा था हमने? कोबाल्ट को याद रखो, मन को जाना नहीं। ये जो 4 आयन थे, ये चारों के चारों आयन हमने कहाँ रखे थे? फोर्थ ग्रुप में रखे थे। तो कोबाल्ट किससे मैच कर रहा है? ये फोर्थ से मैच कर रहा है। नेक्स्ट मैग्नीशियम। तो याद करो Mg+2 को हमने 6th ग्रुप में रखा था। 6th ग्रुप में एक ही आयन लिख रखा है हमने, वो आयन कौन सा है? Mg+2 है। तो Mg+2 कहाँ मैच करेगा? बेटा हमने इसको डिस्कस तो सही किया है, एरो गलत लगा दिया था तो इसको सही कर देता हूँ। ये कोबाल्ट +2 किससे मैच कर रहा था? फोर्थ से, जो कि यहाँ पे है। मैग्नीशियम +2 किससे मैच कर रहा था? 6 से, जो कि यहाँ पर है। Pb+2 की बात करेंगे। Pb+2 2 जगह रखा है हमने। अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि एक तो आज होगा प्रभात, फर्स्ट ग्रुप में भी Pb+2 है, सेकंड ग्रुप में भी Pb+2 है, बट यहाँ पर कहीं भी सेकंड ग्रुप ऑप्शन में है ही नहीं, फर्स्ट ग्रुप ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो Pb+2 को आप कहाँ रख देंगे? फर्स्ट ग्रुप में, और फेंक कर आलू ये सेकंड ग्रुप में। तो भाई एक बार फिर से लिख देता हूँ, आज होगा प्रभात। ये जो आयन हैं ये बेसिक रेडिकल कौन से ग्रुप में रखे गए हैं? फर्स्ट ग्रुप में रखे गए हैं। लास्ट एल्यूमिनियम की बात करें तो फेंक कर आलू, ये तीनों आयन जो रखे हैं वो कहाँ रखे हुए हैं? वो थर्ड ग्रुप में रखे गए हैं। फेंक कर आलू थर्ड ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन कहता है प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। सीक्वेंस के बेस पे क्वेश्चन डाल दिया गया। अब इस क्वेश्चन को ऐसे लगाना, बहुत इजी क्वेश्चन था। हमारे पास एक एल्कीन मॉलिक्यूल दिया गया है, HBr के साथ में स्पेशली इसका ध्यान रखना था बच्चों, बेंजोइल पेरोक्साइड। क्योंकि HBr की रिएक्शन जब पेरोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो क्या होता है? एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है। कौन सा लगता है बच्चों?
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है कि भाई अब हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। मतलब यदि फर्स्ट मॉलिक्यूल की मैं यदि बात करता हूं तो यहां पर CH3 पहले ही था, लेकिन अब जो हमारे पास H जुड़ने वाला है वो वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है। इन दोनों में यहां एक हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन अब जुड़ेगा यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, और यहां जुड़ जाएगा हमारे पास Br। बहुत बढ़िया, ये तुम लोगों ने आसानी से किया होगा। अगले स्टेप में डाला गया KCN। क्या डाला गया? KCN। हमें पता है KCN में Cn नेगेटिव जो होता है वो क्या करता है, नेगेटिव यहां अटैक करेगा और Br को बाहर निकाल देगा। यस और नो बच्चों? फिर क्या होगा हमारे पास बन के आएगा 5 मेंबर जो रिंग है, यहां तो CH3 था लेकिन यहां जुड़ जाएगा Cn। इतना काम कर लिया था बच्चों, बहुत बढ़िया। इन द नेक्स्ट स्टेप डाला गया सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। आपको बताया गया था क्लास के अंदर, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसा काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। Cn को किसमें बदलता है सर? वो अमाइन में बदलता है। किसमें बदलता है बच्चों? अमाइन में CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। कब? जब हम इसके अंदर क्या डालेंगे? सोडियम के साथ में इथेनॉल डालेंगे। बहुत बढ़िया। ऐसा कौन सी ऑप्शन है जिसमें ये बना हुआ था? ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर है बच्चों? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है फ्रॉम द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये कहता है एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एंड लिथियम प्लस 2 आर। ये आपसे दोनों चीजें पूछना चाह रहा है, एनर्जी एज वेल एज रेडियस। तो यहां पे 2 बार हमको चीजें सॉल्व करनी है, एक बार रेडियस के लिए और एक बार एनर्जी के लिए। तो पहले एनर्जी के लिए सॉल्व करते हैं अपन। किसका पूछा है अपन से? हीलियम प्लस और लिथियम प्लस 2। तो देखें, एनर्जी का हमको जूल में ऑप्शन है तो अपने को जूल वाला यहाँ पे फैक्टर भी दे रखा है। रेडियस के लिए भी पिकोमीटर है तो पिकोमीटर का फैक्टर भी दे रखा है। तो एनर्जी को हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले हीलियम प्लस के लिए। हीलियम प्लस -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² बाय N स्क्वायर। अब शेल तो उसने बोल रखा है फर्स्ट ऑर्बिट है, तो N की जगह हम क्या रखेंगे? 1, और Z की जगह रखेंगे हीलियम प्लस का Z होता है 2। तो यहां पर आपका हीलियम प्लस का एनर्जी होगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z हो गया आपका 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, अब यहां पे -2.18 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -8.72। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये आपका हीलियम प्लस का एनर्जी हुआ। यहीं से अगर आपको रेडियस निकालना हो हीलियम प्लस का, तो हीलियम प्लस के लिए फैक्टर क्या है? 52.9 पिकोमीटर। जनरली जो एक्सप्रेशन दे रखा होता है वो दे रखा होता है एंगस्ट्रॉम के लिए, बट यहां पे क्लेवरली उसने क्या पुट कर दिया? पिकोमीटर। घबराने की बात नहीं है, उसने अपने को A0 का वैल्यू यानी कि बोहर ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम के लिए दे रखा है। बस कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 52.9 इंटू N² बाय Z। अब N क्या है? फर्स्ट, और Z क्या है? 2। तो वही फॉर्मूला 0.529 एंगस्ट्रॉम में, 52.9 पिकोमीटर में, 52.9 इंटू N² बाय Z। तो ये आपका हो जाएगा 52.9 डिवाइड बाई 2 विच इज 26.4 पिकोमीटर। 26.4 पिकोमीटर। ये आपने किसके लिए निकाला है? हीलियम प्लस के लिए। सिमिलर आपको क्या करना है? लिथियम प्लस के लिए निकालना है, +2 के लिए। लिथियम +2 कितना हो जाएगा? सेम, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²। Z क्या हो जाएगा इस बार? 3 का स्क्वायर, और N कितना है? 1। 1 का स्क्वायर इज 1 इटसेल्फ। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, लिथियम +2 का एनर्जी का वैल्यू आएगा आपके पास -19.62 इंटू 10⁻⁻18 -19.62 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये आपका एनर्जी ऑफ लिथियम +2। और रेडियस की बात करें तो रेडियस ऑफ Li+2 वुड बी 52.9 इंटू N²। N अगेन क्या है? 1, और Z कितना है? 3। तो ये आपका 17 पॉइंट समथिंग, आपका 17.6 पिकोमीटर will be your answer. 17.6 picometer will be your
आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हीलियम के लिए -8.72 इंटू 10⁻18 जूल, रेडियस 26.4 पिकोमीटर, इसके लिए हो जाएगा -19.62 इंटू 10⁻18 जूल, और ये 17.6 पिकोमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? क्या पूछा है? पैरामैग्नेटिक कौन है, डायामैग्नेटिक कौन है? ऑप्शन ए में अगर आप देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्लोराइड आयन यानी वीक फील्ड लिगेंड आपको दे रखा है, और जब वीक फील्ड लिगेंड होगा तो निकल +2 यानी 3D8 में कोई भी बैक पेयरिंग नहीं आएगी, इसमें कोई बैक पेयरिंग नहीं आएगी। अच्छा, अगर कोई बैक पेयरिंग नहीं है तो आप अच्छी तरह से याद करते हैं कि D8 आप इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलते हैं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलते हैं? 2, और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होता है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप बी को देख रहे हैं तो बी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का केस है जिसमें आपने कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया है। ना भी लिया हो तो यहाँ पर निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में सेंट्रल मेटल एटम सेंट्रल मेटल आयन हो तो मैंने आपको एक शॉर्टकट दे रखा था। क्या था वो शॉर्टकट? कि जो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें कहाँ शिफ्ट कर लेना है? 3D में शिफ्ट कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा? 3D10 हो जाएगा, और 3D10 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, ये डायामैग्नेटिक मिल जाएगा, ये डायामैग्नेटिक है। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। तो सी पे क्या दे रखा है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपने साइनाइड यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले रखा है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 3D8 में बैक पेयरिंग आ जाती है, याद है ना? D8 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में नहीं आती बैक पेयरिंग कभी भी। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में D1 से D3, D8 से D10 कोई बैक पेयरिंग नहीं आती। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 में D8 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो अपने को क्या करना है? बैक पेयरिंग करा देनी। और याद है ना, बैक पेयरिंग में अपने को D8 में क्या करना था? बैक पेयरिंग में D8 में हमें क्या करना था? कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन को लिखना था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, और इसके साथ ये भी क्या बन गया? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक। अब आते हैं डी ऑप्शन पे। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर H2O6 है, आप पेपर में देख लीजिएगा, ये H2O6 है। तो अगर डी ऑप्शन आप देख पा रहे हैं तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में फ़र्क नहीं पड़ता कि लिगेंड कौन सा है, आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लो या वीक फील्ड लिगेंड लो, बैक पेयरिंग तो होती नहीं है। तो यहाँ पर निकल +2 आएगा, 3D8 होगा, बैक पेयरिंग आप करोगे नहीं, तो D8 कुछ आप इस तरह से लिख दोगे। यहाँ पर बैक पेयरिंग का कोई मामला नहीं बैठेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लास्ट वन जो केस आ रहा है ई, ये आप बोल सकते हैं लाइक बी। जैसे बी में निकल 0 है, यहाँ भी निकल 0 है, और निकल 0 होगा तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन जब 3D में शिफ्ट करोगे 3D10 बन जाएगा, और 3D10 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे, तो ये 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ डायामैग्नेटिक हो जाएगा। हमें क्या बताना था? पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक कौन कौन सा है? एक तो ए पैरामैग्नेटिक है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, और एक डी पैरामैग्नेटिक है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ। ए एंड डी, आंसर क्या आ जाएगा? 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेटा ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, लेकिन पी ब्लॉक में जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, जनरल प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आएंगे, अंदर से इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये स्टेटमेंट आपको दिख जाएंगे एनसीईआरटी में,
नाइट्रोजन फैमिली में हाइड्राइड बनते हैं, जैसे नाइट्रोजन अमोनिया बनाता है, इसी तरह से आर्सेनिक आर्सीन बनाता है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक सभी हाइड्राइड बनाते हैं, आप सारे लिख सकते हो। फॉस्फोरस के साथ PH3 बनता है, आर्सेनिक के साथ ASH3 बनता है, SbH3 बनता है, BiH3 बनता है, ये सारे हाइड्राइड बनते हैं नाइट्रोजन फैमिली में। अच्छे खासे पॉइजनस भी होते हैं NH3 को छोड़ के। और एक और स्टेटमेंट आपको मिलता है, क्या स्टेटमेंट मिलता है कि नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी मेंबर हैं वो ट्राई ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड दोनों बनाते हैं। 5th A के जितने भी मेंबर हैं, ऑल मेंबर्स, ये क्या बनाएंगे? फॉर्म ट्राई ऑक्साइड एंड पेंटा ऑक्साइड। ट्राई ऑक्साइड भी बनाएंगे और पेंटा ऑक्साइड भी बनाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट, नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया, आर्सेनिक कैन फॉर्म आर्सिन, बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट 1 सही है। एंटीमनी पेंटा ऑक्साइड नहीं बना सकता, गलत बात है, ये पेंटा ऑक्साइड बना सकता है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 3rd। Which among the following electronic configuration belong to the main group elements? मेन ग्रुप कौन सा होता है? आप जानते हैं, पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा हुआ है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। तो आपको वो कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करना है जो बिलोंग करता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे हमने काफ़ी क्वेश्चंस करे हुए हैं। तो जैसे ये वाला हो गया, एक तो नियॉन 3s1 नियॉन में 10 होते हैं इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन और आते ही 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा सोडियम एस ब्लॉक का। 4s2 3d3 होता है, पहले 4s बढ़ता है फिर बाद में 3d जाता है, तो ये तो डी ब्लॉक का हो जाएगा, ठीक है। 5s2 5p5 और बीच में 4d10 आ जाता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जा रहा है, तो ये पी ब्लॉक का हो गया। 4s1 3d10 आपका कॉपर होता है, तो ये डी ब्लॉक का हो गया। और 7s2 6d2, इसको तो कभी भूल भी मत जाना क्योंकि ये तो थोरियम है, जहाँ से भी आपने पढ़ा होगा ना ये पक्का डिस्कशन में आता है। तो बचा कौन सा? एक तो ए ऑप्शन हो गया अपने एस ब्लॉक का और सी ऑप्शन हो गया पी ब्लॉक से, तो ए और सी हो जाएगा, ठीक। तो ए और सी अपना आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो एटम के बारे में एकदम जो हमारे पास स्टार्टिंग फेज था वो वाला थ्योरी है। इसी के बाद में केमिस्ट्री में एक रिवोल्यूशन आया था, तो एटम के बारे में पहली बार यहीं पे पता चला था, राइट। इस लॉ, ये जो स्टेटमेंट्स हमारे पास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कंजर्व्ड होता है। मास कंजर्व्ड के लिए अगर हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में पॉइंट देखें तो हमारे पास एक पॉइंट होता है, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट मीन्स एटम कंजर्व्ड होते हैं। मास एटम से रिलेटेड होता है, मतलब एटम होंगे तो उनका मास होगा, राइट। तो अगर मास कंजर्व्ड है तो एटम भी कंजर्व्ड है, दैट मीन्स ये एक्सप्लेन किया जा सकता है यहाँ पे। सिमिलरली लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें क्या बोलता है, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाने के लिए एटम्स एक फिक्स इंटीजर रेशियो में रिएक्ट करते हैं, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी उससे एक्सप्लेन हो जाता है। सेम मल्टीपल प्रोपोर्शन भी सिमिलर लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के जैसा ही है हमारे पास। बट जब लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम की बात की जाती है तो लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम में मतलब गैस की बात हो रही है। गैसेस एग्जिस्ट करती है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। और मॉलिक्यूलर फॉर्म का जिक्र डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के टाइम पे नहीं था, ये बाद में अवोगाद्रो ने हमें एक्सप्लेन किया है, राइट। तो गैसेस वॉल्यूम्स और उसके अंदर गैसेस जो होती है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, तो ये एक्सप्लेनेशन हमारे पास जब तक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आई तब तक नहीं थी। दैट मीन्स हमारे पास गैसेस वॉल्यूम एटॉमिक थ्योरी से, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होता है। तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बेटा? 4th आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड KO2 H2O2 H2SO4, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट्स इन देम आर रेस्पेक्टिवली। अब हमें ये 3 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, उनमें अंडरलाइन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है हमें। तो हमें सबसे पहले दिया हुआ है KO2, KO2 के अंदर हमें पोटेशियम का निकालना है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पोटेशियम हमारे पास है एक एल्कली मेटल जो कि फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट होता है,
और फर्स्ट ए ग्रुप जो अल्कली मेटल्स हमारे पास होती हैं वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। दैट मीन्स पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1, राइट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं H2O2 के लिए। H2O2 में हमारे पास अंडरलाइन जो एलिमेंट है, अंडरलाइन एलिमेंट हमारे पास है ऑक्सीजन, राइट। तो H2O2 के अंदर हमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, तो हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं X, 2 ऑक्सीजन है इसलिए 2, प्लस हाइड्रोजन हमारे पास 2 है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिया जाता है +1 क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। जब लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है तब हाइड्रोजन का लिया जाता है -1, पर जब मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिया जाता है +1। तो +1, 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2, और इनका सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन अ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 0। तो हमने वही किया, उस पॉइंट को यूज़ करते हुए यहाँ से सॉल्व किया तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू क्या आता है, -1 आता है। मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1। एक और तरीका है आप लोगों के पास सॉल्व किए बिना याद रखने का, H2O2 परोक्साइड है। क्या है बेटा? परोक्साइड, हाइड्रोजन परोक्साइड है और परोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, राइट। तो आप सॉल्व ना करें, उससे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर आपको इसका नाम पता है, हाइड्रोजन परोक्साइड। तो परोक्साइड के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या होती है, -1 ऑक्सीडेशन नंबर में होती है। तो पोटेशियम का आ गया +1, ऑक्सीजन का आ गया -1। अब H2SO4 में सल्फर का हम लोग निकालते हैं, राइट। तो ये H2SO4 है आपके पास, अगेन सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो मान लेते हैं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर X है। हाइड्रोजन अगर हम यहाँ पर देखें तो +1 × 2 प्लस -2 ऑक्सीजन का होता है क्योंकि ये हमारे पास एक ऑक्साइड होता है। ऑक्सीजन यहाँ पर -2 ऑक्सीडेशन नंबर में है, प्लस और 4 ऑक्सीजन से इसलिए 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x अगर हमने सॉल्व करके निकाला तो +6 ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास यहाँ पर आता है। तो हमारे पास आंसर्स बने हैं, पोटेशियम का आया है +1, ऑक्सीजन का आया है -1 और लास्ट वाला आया है +6 सल्फर का, जो अंडरलाइन एलिमेंट्स है हमारे पास। अगर हम इस आंसर को मैच करते हैं तो ये हमें आंसर नंबर 1 में मैच हो रहा है, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। तो 55 का आंसर हमारे पास होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर होगा हमारे पास 1। ठीक है बच्चों। बच्चों ये हाफ लाइफ आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की 1 मिनट दे रखी है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों और केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाफ लाइफ क्या होती है बच्चों? 0.693 अपॉन K। तो यहां से K अगर मैं निकालता हूं तो 0.693 अपॉन हाफ लाइफ दैट इज 1 मिनट। मैं आंसर मिनट में ही दे रखे हैं तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब 99% के लिए टाइम पूछा है बच्चों, 2.303 बाई K फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला log A अपॉन A माइनस एक्स। टाइम हमें निकालना है 2.303 बाई K। बच्चों K की वैल्यू ये पुट कर दीजिए 0.693 बाय 1 ऊपर आ जाएगा। लॉग परसेंटेज वाले केस में इनिशियल 100 लेते हैं बच्चों। 99.9% कंप्लीट हो गया तो बचेगा कितना? 0.1। अब बच्चों एक चीज याद रखिए, मैं पढ़ाते वक्त भी कई बार बताता हूं कि 0.693 को कैलकुलेशन में आप क्या लिख लिया करो बच्चों, 0.693 को आप लिख लीजिए 2.303 log 2 और ये हमारा पॉइंट हटाएंगे तो log 1000 बन गया बच्चों। 2.303 कट हो गया, log 1000 की वैल्यू होती है 3 और log 2 भी हो गया 0.3। तो बच्चों यहां से सॉल्व करने पर आंसर बनेगा 10 मिनट। आंसर 4th हो जाएगा, आंसर इज 10 मिनट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का ऑर्डर बताना है ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो वेवलेंथ जो होती है आपको रिलेशन बताया गया है, सीए बेसिस में पढ़ाया जाता है कि लिगेंड का स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होता है, ठीक है ना, जो स्प्लिटिंग गैप जो होता है, ठीक है, स्प्लिटिंग गैप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिगेंड स्ट्रेंथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है लैम्डा। लिगेंड का स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा रहेगा तो लैम्डा जो होता है वो उतना ही कम हो जाता है और ये एनसीईआरटी बहुत अच्छे से समझाती है। और लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको इस क्वेश्चन को वाकई में देखना है
तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की टेबल में से उठाया हुआ। तो आप अगर इस टेबल का डेटा चेक करेंगे तो उसके सामने उसका वेवलेंथ का डेटा भी लिखा हुआ है। तो जैसा कि यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है कि लिगेंड सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा वाला, साइनाइड, ठीक है। तो साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसकी वेवलेंथ जो है वो मिनिमम साइड पे चली जाएगी, तो बी सबसे कम हो जाएगा। देन उसके बाद कौन आ रहा है, अमोनिया आ रहा है, और उसके बाद आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फिर आ जाएगा H2O वाला। देखिए आपको यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन आ रहा है बेटा, साइनाइड आ रहा है, तो साइनाइड तो चला जाएगा मिनिमम पर, फिर आएगा अमोनिया और स्ट्रॉन्ग हो गया, तो बी हो गया, फिर ए हो गया, ठीक। इसके बाद जो है ये दो कॉम्प्लेक्स बचते हैं, तो इन दोनों का जो है वो है डेटा एनसीईआरटी में आप टेबल चेक करेंगे तो आपको ये भी देखने को मिल जाएगा, सामने दिया हुआ है प्रूफ के साथ में भी। तो आप अपना कॉन्सेप्ट भी लगाइए, और साथ ही साथ अगर आपका कॉन्सेप्ट जो है अगर आपको डेटा याद नहीं है तो कॉन्सेप्ट काम आ जाएगा, और इसके साथ साथ ही आप डेटा भी चेक कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी का उठा करके दिया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक। Which of the following compounds can exist as cis trans isomer? मतलब कौन सा इनमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? Which of the following compound can exist as cis trans isomer? तो इसमें कंसेप्ट यही था कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, डबली बॉन्डेड कार्बन पे जो ग्रुपिंग्स होता है वो डिफरेंट होना चाहिए। एक एक का हम लोग देखते हैं, जैसे ये पेंट 1 इन अगर बना हुआ है तो पेंट 1 इन में 2 3 4 5 और एक नंबर पे डबल बॉन्ड बना दिया तो ये पेंट 1 इन। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? क्या ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं, क्योंकि इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन सेम हो जाने के कारण ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सेकेंड ऑप्शन में था 2 मिथाइल हेक्स 2 इन, तो हेक्स 2 3 4 5 6, 2 पे इन है और 2 पे ही मिथाइल है, तो 2 मिथाइल हेक्स 2 इन का ये स्ट्रक्चर हुआ। क्या ये जीआई शो करेगा? ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा बेटा, क्योंकि इस पे ये दो मिथाइल जो है ये सेम लगा हुआ है। अगर एक भी sp2 कार्बन पे अगर ग्रुपिंग सेम हो जाता है तो वो जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन पे 1 पे ही दो मिथाइल लगा हुआ। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि रिंग में 2 sp3 एटम ऐसे होने चाहिए जिन पे ग्रुपिंग अलग अलग हो। यहां पर कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम ऐसा नहीं है कि जिस पे ग्रुपिंग अलग है। यहां पर 2 मिथाइल सेम है, यहां पर 2 हाइड्रोजन सेम है, यहां भी 2 हाइड्रोजन सेम है। डेफिनेटली इट विल नॉट शो जीआई। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन हम बना लिए, और ये कह रहा है कि 1,2 पे डाइमिथाइल है, 1,2 पे डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। विल इट शो जीआई? डेफिनेटली दिस विल शो जीआई, क्योंकि रिंग में ये 2 sp3 एटम हो गए, और sp3 एटम में यहां पर मिथाइल और H अलग, यहां भी मिथाइल और H अलग, दोनों sp3 एटम पे ग्रुपिंग अलग अलग। डेफिनेटली इट कैन एग्जिस्ट इन सिस ट्रांसफॉर्म। दोनों मिथाइल को वेज पे गला दो, सिस बन जाएगा। एक मिथाइल को वेज पे और एक मिथाइल को डैश पे कर दो तो वो ट्रांस बन जाएगा। देयरफॉर द आंसर इज फोर्थ। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फोर्थ। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास आयनिक इक्विलिब्रियम का बड़ा अच्छा सवाल है। क्वेश्चन बोला हुआ है फॉस्फोरिक एसिड आयनाइजेस इन 3 स्टेप with their ionization constant value K1, K2 and K3 respectively, while K is the overall ionization constant. K यहाँ पर हमारे पास क्या है? overall ionization constant है। Which of the following statements are true? आपके पास A, B, C और D ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर हम बात करते हैं बेटा तो H3PO4 इसका अगर स्टेप वाइज आयोनाइजेशन अगर किया जाता है तो पहले पहला वाला H+ निकला, तो यहाँ से बचेगा H2PO4 माइनस, राइट। इस इक्वेशन के लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा Ka1। इसी तरीके से इसका सेकंड टाइम पे डिसोसिएशन अपन ने किया है, H2PO4 माइनस, इसका डिसोसिएशन किया तो हमारे पास बचेगा H+ और HPO4 2 माइनस, ये Ka2 होगा। सिमिलरली अगर आपके पास फिर से टूटता है ये HPO4 2 माइनस,
तो ये H प्लस प्लस PO4 3 माइनस, ये Ka3 होगा। याद रखिए पहली बार जो H प्लस यहाँ पे निकला है हमारे पास, अब हमें K1 और K2 K3 का कंपैरिजन करना है। पहला वाला जो H प्लस हमारे पास निकला है वो न्यूट्रल स्पीशी में से निकला है। सेकंड वाला जो H प्लस हमारे पास रिलीज हुआ वो नेगेटिव आयन जो हमारे पास है उसमें से रिलीज हुआ, और थर्ड वाला जो H प्लस रिलीज हुआ वो हमारे पास डाई नेगेटिव आयन में से रिलीज हुआ है, राइट। तो हमारे पास ये पता है हमें कि न्यूट्रल एटम के हाइड्रोजन या पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हमारे पास कंपैरेटिवली कम होगी, जबकि नेगेटिव चार्ज के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। दैट मीन्स ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा H प्लस को, तो इसका H प्लस को लूज करने का टेंडेंसी सबसे कम होगा। तो यहाँ ये सबसे कम होगा टेंडेंसी। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन कम जाती है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होता है, कम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि हमारे पास थर्ड रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा, सेकंड के लिए उससे ज़्यादा होगा, और फर्स्ट के लिए उससे ज़्यादा होगा। तो K1 बड़ा, K2 छोटा और K3 उससे छोटा। इसका मतलब हमारे पास जो स्टेटमेंट नंबर C है वो तो सही है। फिर अगर हम इन तीनों रिएक्शंस को ऐड कर देते हैं, तीनों रिएक्शंस को मान लीजिए कि हमने ऐड कर दिया है, तीनों रिएक्शंस को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या होगा बच्चों, तीनों रिएक्शंस को ऐड कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर ये भी कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो हमारे पास 3 H प्लस आ गए, तो आया इक्वेशन H3PO4, यहाँ से क्या आया 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस, ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ गई। मतलब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को ऐड करने पर हमें फाइनल इक्वेशन मिल रही है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्वेश्चन में हमें K दिया हुआ है, राइट। बोला हुआ है कि ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, K। तो अगर हम K की बात करें, तीनों इक्वेशंस को ऐड करने पर हमें मिला है। इसका मतलब जब इक्वेशंस को ऐड किया जाता है उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो K1 मल्टीप्लाइड बाय K2 मल्टीप्लाइड बाय Ka3 आपके पास होगा। अब ये ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, बट हमें लॉग वाली इक्वेशन दे रखी है, क्यों ना हम इसके दोनों तरफ लॉग ले लें। जैसे ही हम लॉग लेते हैं तो लॉग K क्या आ जाएगा, अब लॉग के अंदर आएगा लॉग K1 इंटू K2 इंटू Ka3, ये हमारे पास आएगा, राइट। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग A क्रॉस B इज इक्वल टू होता है लॉग A प्लस B, राइट। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लीकेशन में तो ये प्लस में कर देता है, तो ये आ जाएगा लॉग Ka1 प्लस लॉग Ka2 प्लस लॉग Ka3, ये आपके पास आ जाएगा, राइट बच्चों। तो इसका मतलब हमारे पास A ऑप्शन भी करेक्ट है, C ऑप्शन भी करेक्ट है। अब हम देखते हैं H3PO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, सेकंड के लिए भी चेक कर लेते हैं, B के लिए H3PO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2PO4 एंड HPO4। जैसा कि मैंने आपको इन स्टेप वाइज आयनाइजेशन के अंदर बताया है कि ये है न्यूट्रल स्पीशी, इसका H प्लस लूज करना ईजी है। ये दोनों है नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस का पॉजिटिव चार्ज को लूज करना डिफिकल्ट होता है, राइट। तो इसका मतलब ये दोनों तो H प्लस वीकली लूज करेंगे, राइट, मतलब अपनी ओर अट्रैक्ट ज़्यादा करेंगे, इनका लूज करना मुश्किल हुआ, डिफिकल्ट हुआ। इसका मतलब इनका H प्लस देने का टेंडेंसी कम होगा, H प्लस देने का टेंडेंसी कम होगा तो ये क्या होंगे, वीकर होंगे H3PO4 के कंपैरिजन में। तो H3PO4 स्ट्रॉन्गर हो गया और ये दोनों क्या हो गए, इसके कंपैरिजन में वीकर साइड पर हो गए। इसका मतलब हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो H3PO4 इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड, तो B भी सही है, A भी सही है, C भी सही है। अब D के लिए अगर बात करें, देखिए बेटा D का मैंने रिलेशन यहाँ पर बताया कि फाइनल K इक्विलिब्रियम आपके पास होता है K1 इंटू K2 इंटू K3, राइट। तो अगर ये रिलेशन हमारे पास है तो K1 और K2 का हमारे पास ये रिलेशन नहीं आ सकता, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास D ऑप्शन इनकरेक्ट है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट A करेक्ट, स्टेटमेंट B करेक्ट, स्टेटमेंट C करेक्ट, स्टेटमेंट D इनकरेक्ट। अब हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहले ऑप्शन में A एंड B दे रखा है, मतलब ये आंसर नहीं है। सेकंड में A और C दे रखा है, नहीं है। थर्ड ऑप्शन में दे रखा है B, C एंड D तो हमें आंसर लेना ही नहीं है, राइट। तो D ये वाला भी गलत है हमारे पास। फोर्थ ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, A, B एंड C ओनली। इसका मतलब हमारे पास ये आंसर करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास आंसर हो चुका है। ठीक है बच्चों। Next the question number 60, which one of the following reaction does not, ध्यान रखना होता है इस चीज का, doesn't give बेंजीन। कौन बेंजीन नहीं बना रही, ध्यान से सुनना। पहली रिएक्शन सोडा लाइम के साथ में हीट दिया गया, आपको पता है सोडा लाइम के साथ हीट दिया गया हो तो हमारे साथ
क्या होता है, यस CO2 क्या हो जाता है बाहर और यहां तो बेंजीन बन जाएगी। यस यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, बेंजीन बन जाएगी। लेकिन सेकंड हमारे पास दिया MO2O3 773 केल्विन के ऊपर 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एनसीईआरटी की डायरेक्ट रिएक्शन है, क्या करेगी, एरोमेटाइजेशन करेगी। 6 कार्बन की चेन है, क्या बनाएगी, बेंजीन बना देगी। और हमें नोट चाहिए जिसमें बेंजीन नहीं बन रहा। नेक्स्ट रेड हॉट आयरन ट्यूब, आपको पता है आयरन ट्यूब के साथ में रिएक्शन एनसीईआरटी में डायरेक्ट दी गई है। क्या करता है, हमारे पास एसिटाइलिन से 3 टाइम ऑफ ये स्पीशीज यूज होती है और हमारे पास क्या बनती है बच्चों, बेंजीन बनती है। नेक्स्ट रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वार्म वाटर के साथ उसको क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं। क्या बनता है, यस बिल्कुल सही, क्या बनता है बच्चों, फिनॉल बनता है। जो भी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है वही उसके साथ जुड़ता है। क्लियर, तो हमारे पास किसके अंदर बेंजीन नहीं बनी, फोर्थ के अंदर नहीं बनी। क्लियर बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोल पर लीटर सॉल्यूशन की बच्चों आपको दे रखी है कितनी, 90। एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन आपको अल्फा निकालना है बच्चों। इनफाइनाइट सॉल्यूशन पर कैटायन और एनायन की कंडक्टेंस दे रखी है, तो सबसे पहले तो आपको पाई इंफिनिटी निकालना होगा। क्या होता है, लैम्डा C इंफिनिटी प्लस लैम्डा A इंफिनिटी। आयनिक कंडक्टेंस आपको दे रखी है बच्चों, कैटायन में 349.6, ये 50.4। तो बच्चों यहां से इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडक्टेंस आ जाएगी 400। 0.05 m सॉल्यूशन की है 90। अब अल्फा क्या होता है बच्चों, पाई m अपॉन पाई m इंफिनिटी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, पाई m अपॉन पाई m इंफिनिटी। तो बच्चों यहां पर 90 दे रखा है और ये हमें 400 मिला है। सॉल्व करने पर बच्चों ये आ जाएगा 0.225। आंसर बच्चों थर्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंडक्टेंस से रिलेटेड, खोलरॉश लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन था बच्चों ये। स्टेटमेंट 1, अच्छा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या है, हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। ये कैसे हो सकता है भाई, अगर बॉन्ड ऑर्डर ही 0 है तो मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको पढ़ाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, नो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो नहीं सकता। ऑर्डर जब बढ़ता है, बॉन्ड्स की संख्या जब बढ़ती है तो लेंथ हमेशा जो होती है वो कम होती है, क्योंकि बॉन्ड जब स्ट्रॉन्ग बनने लगेगा तो एटम्स जो हैं वो पास पास आने लगते हैं तो लेंथ कम हो जाती है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स है, तो स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक। Out of the following complex compound, which of the compound will having the minimum conductance in the solution? अगर आपको कंडक्टेंस को मिनिमम देखना है तो नंबर ऑफ आयंस भी कम होने चाहिए। अब ऑप्शन नंबर 1 और 2 में तो भाई जो है जीरो कंडक्टिविटी हो जाएगी, नो कंडक्टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैटायनिक एनायनिक पार्ट हमको दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 क्लोरीन है, तो ये एनायनिक पार्ट हो गया, ये कैटायनिक पार्ट हो गया, तो यहाँ पे 4 आयंस आ रहे हैं, ठीक। और यहाँ वाले में देखो आप 2 आयंस आ रहा है, एक क्लोरीन है और एक पूरा ये ब्रैकेट हो गया, तो 2 आयंस आएंगे अगर इसको हम एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो मिनिमम कंडक्टेंस में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बच्चों इनऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग से आया है और बहुत कॉमनली आज मैंने अपने लाइव में भी बहुत बार आपको बोला कि जेनॉन के कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन, उनकी शेप जरूर पूछी जाती है और अक्सर मैच द कॉलम के फॉर्म में पूछी जाती है। अगर आप लोगों ने मेरा लाइव या रिकॉर्डेड लेक्चर देखा होगा तो ये पॉइंट आपने जरूर सुना होगा। और देखो इस साल 2025 में नीट में क्वेश्चन आया है विच इज़ वेरी वेरी इजी। यहाँ पर एक साइड जो है मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, एक साइड आपको जेनॉन के कंपाउंड्स दे रखे हैं और सेकंड लिस्ट में आपको उनका हाइब्रिडाइजेशन और साथ में उनकी शेप दे रखी है जिसको अपन को मैच करना है। तो XeO3 अब आप इसको 2 तरीके से ले सकते हो। आप इसको वेस्पर थ्योरी के थ्रू सिग्मा प्लस लोन पेयर से स्टेरिक नंबर निकाल कर वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप हाइब्रिडाइजेशन वाली जो ट्रिक मैंने आपको क्लास में समझाई थी, ऑनलाइन ऑफलाइन सब में सबको ये ट्रिक समझाई हुई है, उससे भी आप कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल XeO3 यदि आपको बोल दिया कि XeO3 की आपको
आपको शेप निकालनी है, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो यहाँ पर सिग्मा अगर आप देखोगे तो कितने बॉन्ड्स हैं, ऑक्सीजन, हर एक ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा बनेगा, ठीक है, हमें सिग्मा काउंट करना है, तो 3 सिग्मा हो गए। और जेनॉन के पास इसके बाद जो लोन पेयर रह गए वो कितने रह गए, 1 लोन पेयर रह गया। तो यहाँ पर जो स्टेरिक नंबर निकल कर आएगा दैट विल बी 4। तो ये आप सिग्मा प्लस लोन पेयर से भी कर सकते हो, नहीं तो आप हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक जो मैं आपको सिखाती हूँ कि सेंट्रल एटम को देखो, उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 8 मोनोवेलेंट कोई है नहीं, तो 8 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 4। तो अगर आपको ट्रिक पता है तो आपने वर्बली कर लिया होगा, नहीं तो सिग्मा प्लस लोन पेयर से जैसे भी करोगे स्टेरिक नंबर कितना आएगा 4। स्टेरिक नंबर 4 आने का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा उसका sp3, और sp3 में 3 बॉन्ड्स यदि वो बना रहा है, 1 लोन पेयर रह रहा है, तो शेप क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, पिरामिडल। तो इसका मतलब XeO3 का जो मैच होना चाहिए वो किससे होना चाहिए, sp3 पिरामिडल से, इससे मैच होना चाहिए, यानी A का सेकंड मतलब थर्ड ऑप्शन अपना गलत हो गया, फोर्थ ऑप्शन अपना गलत हो गया, और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में आपको सिलेक्ट करना है। अब आप इसमें यदि देखोगे तो B मैच करने की जरूरत नहीं है, B का फर्स्ट दोनों में दे रखा है, C और D में से जो भी आपको कॉन्फिडेंटली आता हो वो आप कर सकते हो, वैसे मैं आपको सारे बता दूंगी इसमें। तो XeF2 में अगर आप निकालोगे तो XeF2 में सिग्मा प्लस लोन पेयर से निकालते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 2 सिग्मा आ जाएंगे फ्लोरीन के साथ, और इसके बाद जेनॉन के पास लोन पेयर कितने बचेंगे, लोन पेयर बचेंगे जेनॉन के पास 8 में से 2 चले गए तो 6, यानी 3 लोन पेयर बचेंगे, करेक्ट। यहाँ पर जो स्टेरिक नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा 5, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d, और sp3d में अगर 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं, 3 लोन पेयर इक्विटोरियल पर आ जाएंगे, तो शेप क्या आ जाएगी, लीनियर आ जाएगी। तो XeF2 की शेप मैच हो जाएगी किससे, लीनियर से, यानी sp3d लीनियर इससे, फर्स्ट से, जो दोनों ही ऑप्शन में गिवन है। XeO4 को अगर आप देखोगे तो XeOF4 यहाँ पर सिग्मा कितने आएंगे, 4 तो फ्लोरीन अटैच्ड हैं और 1 ऑक्सीजन, तो टोटल सिग्मा कितने हो गए 5। और इसके बाद अगर आप लोन पेयर देखोगे तो लोन पेयर जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 में से 4 और 2 6 चले गए, तो 1 लोन पेयर बचेगा। तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा 6, यानी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d2। आप ट्रिक से करो, आप ऐसे करो, किसी भी तरीके से आप करोगे आंसर यही आने वाला है। sp3d2 में 1 लोन पेयर वाली ज्योमेट्री कौन सी होगी, स्क्वायर पिरामिडल, है ना, स्क्वायर पिरामिडल। तो ये मैच किससे हो जाएगा, XeOF4 विल बी sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल, यानी C का मैच हो जाएगा 4 से, एंड D का मैच ऑफ कोर्स हो जाएगा किससे, थर्ड से, और ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। D ऑप्शन भी आपको समझा देती हूँ, XeF6, यहाँ पर सिग्मा हो गए 6, 1 लोन पेयर रह जाएगा, लोन पेयर इक्वल्स टू 1, तो ये आ जाएगा sp3d3, और sp3d3 में जब 6 बॉन्ड्स बनते हैं तो ज्योमेट्री क्या निकल कर आती है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, है ना, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ये इससे मैच हो जाएगा और आपका आंसर वेरी क्लियरली ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ये आप लोगों का एक्टिवेशन एनर्जी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहली बात जो आपको यहां ध्यान रखनी है कि रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक ग्राफ में क्या होता है बच्चों, आपको मालूम है रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम, तभी तो डेल्टा H नेगेटिव आता है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम, ये तो वैसे ही कट हो गया है, रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट, ये भी कट हो गया है। अब या तो आंसर जा रहा है फर्स्ट या जा रहा है थर्ड। अब बच्चों इसने डेल्टा H को भी रिप्रेजेंट कर रखा है। डेल्टा H क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की हीट में जो डिफरेंस होता है वो है डेल्टा H। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की हीट का डिफरेंस हमें साफ साफ दिख रहा है, वो है 74.8। आंसर बच्चों फर्स्ट हो जाएगा। तो केमिकल काइनेटिक्स का बच्चों यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन चैप्टर से आया है और एनसीईआरटी के दूसरे नंबर पेज से ही आया है। जब आप सॉल्यूशन चैप्टर की एनसीईआरटी देखते हो तो पेज नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन है और पेज नंबर 2 पे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन दे रखे हैं, यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन क्या है या गैसियस सॉल्यूशन क्या है। तो उस केस में हमको यहाँ पर कुछ सैंपल एग्जाम्पल दिए हुए हैं और ये बताना है कि ये कौन से टाइप का सॉल्यूशन है। जैसे बात करें ह्यूमिडिटी की, तो ह्यूमिडिटी में क्या होता है, आपके एटमॉस्फेयर में जो गैस होती है, एयर होती है, एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स मिक्स होते हैं। सो इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ अ गैस विच मीन्स इट्स अ गैसियस सॉल्यूशन, और गैस के अंदर क्या है आपका लिक्विड वाटर, यानी कि लिक्विड इन गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा। सो ह्यूमिडिटी ए का आपका सेट बैठेगा सेकंड वाला ऑप्शन।
आते हैं बी पर। बी क्या है? अलॉयज। अलॉयज हम सब जानते हैं, अलॉयज इज मेटल प्लस मेटल, दैट मीन्स इट्स अ सॉलिड इन सॉलिड सिस्टम। तो अलॉयज का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। सी वाले को देखते हैं, अमलगम्स। अमलगम्स इज ऑल्सो अ सॉलिड सॉल्यूशन, बट वहां पे हम क्या यूज करते हैं? मरकरी, सो इट बिकम्स लिक्विड इन सॉलिड। तो लिक्विड इन सॉलिड का आपका ऑप्शन है सी का 4th। तो सी का सेट क्या बैठा? 4। और डी वाले का सेट देखें तो डी बचा क्या? स्मोक। स्मोक इज ऑल यू नो इज सॉलिड इन गैस, तो इट्स अ 3rd ऑप्शन। तो डी का 3rd, ए का 2nd, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3rd। तो ए का 2nd, बी का 1, सी का 4 और डी का 3rd। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी 2। क्वेश्चन है हमारे पास करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग। बच्चा लोग बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है आपसे। बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर आपको क्या देखना है कि कौन आसानी से क्या करेगा? लॉन पेयर दे देगा। तो हमारे पास यहाँ पे अमाइंस वाला एग्जांपल है और ये क्लास में डिस्कस करा हुआ क्वेश्चन है प्रॉपर अमाइंस का। तो बच्चे यहाँ पर एन मिथाइल एनालिन है ना, उसके बाद बेंजीन अमाइन, उसके बाद इथेन अमाइन और एन इथाइल इथेन अमाइन। तो अगर इनकी स्ट्रक्चर बनाए तो एन मिथाइल एनिलिन, एनिलिन मतलब कि बेंजीन रिंग है तुम्हारे पास में, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, राइट। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, ठीक है जी। उसके बाद में यानी कि 2 डिग्री हमारे पास में अमाइन है, वो भी एरोमेटिक अमाइन है। दूसरा दे रखा है बेंजीन अमाइन। बेंजीन अमाइन मतलब कि बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है? NH2 ग्रुप, राइट, यानी कि एनिलिन दे दिया है। तीसरा चीज दे रहा है इथेन अमाइन। इथेन अमाइन मतलब कि CH3 CH2 NH2, ये बन गया मेरे पास क्या? इथेन अमाइन बन गया। देन उसके बाद दे रखा है एन इथाइल इथेन अमाइन। तो कौन सा डिग्री है? ये 2 डिग्री है। तो एन इथाइल, एन पे एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और इथेन अमाइन है, मतलब कि ये हमारा 2 डिग्री है। C2H5 C2H5 इस तरीके से लगे हुए होंगे। अब इसका स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे हम लोग? बेसिक स्ट्रेंथ बेस में हमें देखना होता है कौन आसानी से लॉन पेयर को डोनेट कर दे बच्चा लोग। तो यहाँ पे क्योंकि रेजोनेंस चलेगा तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। यहाँ पे भी रेजोनेंस है, ये भी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे मेरे एलिफेटिक अमाइन है, चमका। एलिफेटिक अमाइंस के अंदर हमारे पास ये कौन सा है? ये 1 डिग्री है और ये कौन सा है? 2 डिग्री है, राइट। आपको मीडियम नहीं दे रखा है, एक्वस है या नहीं है, लेकिन आपको क्या लेके चलना है? आपको 2 डिग्री को, क्योंकि ज्यादा डोमिनेंसी लेंगे तो 2 डिग्री अमाइन ज्यादा होगा। उसके बाद में 1 डिग्री, क्योंकि एलिफेटिक एरोमेटिक से ज्यादा होते हैं और ये दोनों क्या है तुम्हारे? ये दोनों हमारे एलिफेटिक है, ठीक है जी, एलिफेटिक है। उसके बाद इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो अगेन वही बात आ जाएगी, यानी कि ये हमारे पास 2 डिग्री क्या होगा? 1 डिग्री से ज्यादा होगा, मतलब ये इससे ज्यादा होगा और इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये इससे ज्यादा होगा। तो हमारा करेक्ट कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा एन इथाइल इथेन अमाइन, फिर इथेन अमाइन, एन मिथाइल एनिलिन और उसके बाद में बेंजीन अमाइन आ जाएगा। ऑप्शन 3rd। आई होप आप सभी ने भी यही ऑप्शन किया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका सही जवाब क्या था। Among the following choose the one which have equal number of atoms पूछा है, मॉलिक्यूल नहीं पूछा बच्चों, एटम्स इक्वल पूछा है। तो आप लोग यहां पर क्या करें? सबसे पहले मोल निकाल लें, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लें और फिर एटम्स निकाल लीजिए। चलिए निकालते हैं बच्चों। सबसे पहले हम हर किसी में मोल निकालेंगे, फिर उसको Na से मल्टीप्लाई कर कर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों इसके अंदर सबसे पहले है 212 ग्राम Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट बच्चों दे रखा है, तो ये आ गए 2 मोल। तो 2 Na मॉलिक्यूल हो गए। लेकिन आपसे नंबर ऑफ एटम पूछे हैं, एटोमिसिटी कितनी है बच्चों इसकी? 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे बच्चों 12 Na। अब हम बी देखते हैं बच्चों। बी में आपको वेट दे रखा है 248, मॉलिक्यूलर वेट उसने 62 दे ही रखा है बच्चों, तो ये 4 मोल आ गए, 4 Na हो गया। Na2O में एटोमिसिटी है 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चों ये भी 12 Na आ जाएगा। सेम नंबर ऑफ एटम इसमें भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं। C 240 ग्राम NaOH, इसके मोल निकालिए बच्चों। मॉलिक्यूलर वेट 40 है, 6 मोल, 6 Na मॉलिक्यूल हो जाएंगे। एटोमिसिटी इसकी 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 Na। ये इक्वल नहीं जा रहा है, C वाला इक्वल नहीं है बच्चों। D वाले में मोल देखें, 12 ग्राम H2 मोल, 6 Na मॉलिक्यूल, एटोमिसिटी हाइड्रोजन की 2 है तो ये 12 Na आ जाएगा। ये भी इक्वल जाता हुआ दिख रहा है बच्चों। E वाला देखें, 220 ग्राम CO2,
तो ये 5 मोल हो गए हैं, 5 Na हो गए, एटोमिसिटी 3 है तो 15 Na। तो बच्चों कौन कौन इक्वल जा रहा है? A, B एंड D। A, B, D मतलब आंसर सेकंड हो जाएगा। इक्वल नंबर ऑफ एटम्स किस में आ रहे हैं? A, B, D में आ रहे हैं। तो बच्चों मोल कॉन्सेप्ट का सिंपल मोल से रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन पूछा नंबर ऑफ एटम्स था, ये इंपॉर्टेंट बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में आपको नेम ऑफ विटामिन दिया हुआ है, लिस्ट सेकंड में डेफिशिएंसी डिजीज दे रखा है। लिस्ट फर्स्ट के अंदर विटामिन पहला दे रखा है आपको, ए दे रखा है विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12 की बात करें, ठीक है, तो जो B12 है इससे जो डिजीज होती है वो होती है परनीसियस एनीमिया, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से, जिसके अंदर क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर आरबीसी की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। तो यानी मैच करेगा ए तो फोर्थ के साथ। अगर बात करें विटामिन डी, ठीक है, जो बी दे रखा है उसमें दे रखा है आपको विटामिन डी का सोर्स होता है सनलाइट, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, बी, इसके अगर डेफिशिएंसी होगी विटामिन डी की, तो देखो यहाँ पर दे रखा है रिकेट्स, ठीक है, तो जो रिकेट्स है जिसमें बोन्स के अंदर क्या होता है, डिमोर्फाइटिस होता है, ठीक है, रिकेट्स जो कि चिल्ड्रंस में होता है, ठीक है, ये किस में होता है, चिल्ड्रन में, ठीक। और जबकि अगर हम बात करें एडल्ट्स में तो उसमें होता है ओस्टियोमिलेसिया, ठीक है। तो ये मैच करेगा रिकेट्स थर्ड, ठीक है, बी किसके साथ मैच करेगा, थर्ड के साथ। जबकि बात करें सी, यहाँ पर है विटामिन B2, जो विटामिन B2 है जिसे राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं, राइबोफ्लेविन, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी वाली डिजीज से होता है चिलोसिस, जिसके अंदर क्या होता है, जो माउथ है या लिप्स है, ठीक है, उसके अंदर फिशरिंग हो जाती है, ठीक है। तो सी मैच करेगा यहाँ पर, ये जो विटामिन 2 है ये फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। लास्ट बात करें यहाँ पर विटामिन B6 को पायरिडोक्सिन भी बोला जाता है, और इसकी डेफिशिएंसी से, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से कन्वर्जेंस होते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें विटामिन B12, इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी, परनीसियस एनीमिया, ठीक है। अगर विटामिन डी की बात करें, इसकी डेफिशिएंसी से होता है यहाँ पर, ठीक है, रिकेट्स, और B2 की डेफिशिएंसी से चिलोसिस, और B6 होता है कन्वर्जन। तो ये करेक्ट मैच है, ठीक है। ए किसके साथ मैच कर रहा है, फोर्थ के साथ, तो ए फोर्थ में यहाँ पर, और यहाँ पर गिवन है बी मैच कर रहा है यहाँ पर थर्ड के साथ, तो थर्ड इसमें गिवन है, ठीक है, और इसमें भी गिवन है। बात करें यहाँ पर सी वाला जो है वो किसके साथ मैच कर रहा है, फर्स्ट के साथ, तो सी फर्स्ट के साथ इसमें मैच करेगा, डी सेकंड के साथ, तो यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक का, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिफेटिक एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर इसमें बताना है। यह ध्यान रखना कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I होता है, और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट होता है। +I यदि बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, -I बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। इसमें कहीं भी ऑप्शन में -I वाला ग्रुप नहीं है, तो ये हम लोग रूल को लगाते हुए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। इस 4 ऑप्शन में आपको फॉर्मिक एसिड दिख रहा है, फॉर्मिक एसिड विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, HCOOH। इस पे हम लोग बोलेंगे कि COOH पे किसी भी प्रकार का कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगा, क्योंकि हाइड्रोजन का इफेक्ट क्या लेते हैं हम लोग, 0। फिर एक मिथाइल बढ़ जाएगा, एसिटिक एसिड CH3COOH, एक मिथाइल का +I बढ़ा, ग्रेटर देन, अब दो मिथाइल लगे हुए हैं, CH3 का होल ट्वाइस CHCOOH, और जो फोर्थ वाला है जिसमें 3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, CH3 का होल थ्राइस CCOOH। तो एक प्रकार से यहां पर COOH पे हाइड्रोजन का इफेक्ट है 0,
इस पे एक मिथाइल और इस पे ग्रुप लगा हुआ है आइसोप्रोपाइल, इस पे जो ग्रुप लगा हुआ है वो लगा हुआ है टर्शियरी ब्यूटाइल। इधर से इधर क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंग प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, इंक्रीजिंग प्लस आई, therefore it is the decreasing acidic strength order। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर आप गौर से देखोगे तो इसमें आपको मिलेगा आंसर नंबर 3 में, जिसमें फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये डाइमिथाइल वाला और ये ट्राइमिथाइल वाला। therefore that will be the correct order of the decreasing order। therefore answer for this question is 3। answer will be 3। क्वेश्चन नंबर 71 अपन डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक का, जिसमें आपको 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट आपको करेक्ट इनकरेक्ट बताना है, कोई असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन नहीं है, पर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में से करेक्ट इनकरेक्ट ट्रू फॉल्स ये वाला क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसिडर्ड एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दिस इज ट्रू। पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म दोनों में ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस होती है और दोनों ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, दोनों में होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जहां पर पैरामैग्नेटिज्म में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली अलाइंड होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, फेरोमैग्नेटिज्म में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत स्ट्रांगली अलाइंड होते हैं, राइट। तो फेरोमैग्नेटिज्म इज एक्चुअली एन एक्सट्रीम केस, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, एक्सट्रीम फॉर्म और एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कैसा है, ट्रू है, करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट देखो, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन अ Cr2+ आयन, एटॉमिक नंबर गिवन है, और नायोडियम दिया हुआ है Nd3+ आयन, उसका भी एटॉमिक नंबर गिवन है। इन दोनों में आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं और वो बोल रहा है कि दोनों में सेम है। तो पहले अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि सेम आ रहे हैं या डिफरेंट आते हैं। तो Cr2+, करेक्ट, Cr2+ में आप चाहो तो क्रोमियम से शुरू कर सकते हो या फिर सीधे आयन का अगर आप लिखना चाहो तो आयन का लिख सकते हो। क्रोमियम एटम हो जाएगा एटॉमिक नंबर 24 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। कॉन्फ़िगरेशन एटम का हो जाएगा आर्गन 3d5 4s1, करेक्ट। अब आपको बनाना है इसका Cr2+ आयन, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s का, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3d का, तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आर्गन 3d4। अब आप आर्गन 3d4 को अगर ड्रॉ करते हो, आर्गन का तो कोर छोड़ दीजिए, 3d4 को अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को मैं n से डिनोट कर रही हूँ, यहाँ पर नंबर कितना आ गया, 4 आ गया, करेक्ट। बात करते हैं Nd3+, तो Nd जो है नियोडाइमियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना गिवन है, 60, ये लैंथेनाइड्स में आता है बच्चों, करेक्ट। ये आप क्वेश्चन तभी कर पाते जब आपको लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स के कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से याद होते, जो मैंने एक ट्रिक से आपको अपनी लाइव क्लास में भी समझा रखा है, ऑफलाइन क्लासेस में भी समझा रखा है कि अगर आपको लैंथेनाइड का कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है तो कोड याद रखना है, 28 नहीं लिखना और 714 को रिपीट करना है, करेक्ट। अगर हम उस कोड से इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसमें जेनॉन का तो क्या आ जाएगा, कोर आ जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 4f46s2, ये एटम का कॉन्फ़िगरेशन है। बनाना क्या है, 3+, तो Nd3+ यदि आप बनाते हो तो 2 इलेक्ट्रॉन 6s में से निकलेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा, 4f में से। तो इसका आयन का जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 4f3, और 4f3 को अगर आप फिल करोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे n = 3। सो दे आर डिफरेंट, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दोनों में क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन Cr2+ में सेम है, कितने, Nd3+ है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत। तो आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 3। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मैच करना था बच्चा, ये तो बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें आपको एग्जांपल पता होने चाहिए, राइट। तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर पार्ट था अपना, जिसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि कौन से एग्जाम्पल किसको कवर कर रहे हैं। तो चलो, बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड था। अपने पास क्लोरोफॉर्म दे रखा है और एनिलीन दे रखा है। क्लोरोफॉर्म एनिलीन किसके थ्रू सेपरेट किए जाते हैं, तो हमारे पास बहुत सिंपल सा, ये तो मुझे पता है थोड़ा सा याद करने का पोर्शन था, जिस बच्चे ने इसको अच्छी तरह याद कर रखा था दैट इज फाइन फॉर देम। बट यहाँ पर हमारे पास क्लोरोफॉर्म और एनिलीन जो है वो सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू क्या किए जाते हैं, सेपरेट किए जाते हैं। उसके बाद में तो ए का क्या आना था, 4th आना था, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ठीक है जी। उसके बाद में क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, बच्चा देखो यहाँ पे बी का थर्ड और बी का थर्ड अगर आपको नहीं पता था तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से आंसर कर सकते थे। तो बी का थर्ड था, यानी कि क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, बच्चे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है जी। तो ये हमने
यूज किया। देन मूविंग ऑन टू ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाइफ, यानी कि ये कौन सा मेथड होता है, किसको याद है, यहां पर हम यूज करते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, है ना, तो वहां पर हम यूज करते थे। और फाइनली एनिलीन वाटर किसके लिए यूज किया जाता था, ये हमारा था स्टीम डिस्टिलेशन के लिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है, ये जा रहा है सी का फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आई होप कि आप सभी ने यही किया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या यही आंसर था या इसके अलावा कुछ गड़बड़ी कर दी थी तुमने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। फॉर द रिएक्शन ए गैस गिविंग टू बी गैस, ए दो मॉलिक्यूल बी के बनाता है, बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट Kb इज हायर देन द फॉरवर्ड रेट रिएक्शन कांस्टेंट Kf बाय अ फैक्टर ऑफ 2500। अब यहां से क्या बोल रहा है कि बैकवर्ड रेट कांस्टेंट Kb जो है वो कितना ज्यादा है, 2500 टाइम्स फैक्टर फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट के गुना हो जाएगा। Kf का 2500 गुना क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। तो यहां से आपका Kf बाय Kb का वैल्यू निकल कर आएगा 1/2500। ये आपके पास क्या हो गया, Kf बाय Kb का वैल्यू। एंड एज वी ऑल नो कि फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट का रेशियो क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो Kc का वैल्यू आया आपके पास 1/2500। क्या आ गया, 1/2500। तो ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc। अब Kc तो दिया हुआ है, क्या पूछा है उसने, Kp की वैल्यू बताओ भाई साहब 100,000 केल्विन पर। अब Kp कैसे निकालेंगे अपन, Kp निकालने के लिए एक बहुत ही जनरल फॉर्मूला यूज होता है, Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng। अब सर डेल्टा Ng कहां से आएगा, रिएक्शन से। डेल्टा Ng इज 1, Kc की जगह पर रखेंगे अपन 1/2500। R का वैल्यू उसने दे रखा है 0.0831, टेम्परेचर इज 1000 केल्विन, डेल्टा Ng की वैल्यू इज 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे 1 2 3 83, सो 83.1 डिवाइड बाय 2500। आप क्या कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए, 83.1 है ना, नीचे 100 और 2500 है तो 100 अलग लिख दिया, 25 को आप क्या लिख सकते हो, 100/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 4 3 12 332.4 डिवाइड बाय 10,000। तो ये 0.033 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। आपको नीचे दो स्टेटमेंट्स गिवन है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद नाइट्रस एसिड एट 278 केल्विन, इट डिकम्पोजेज इजीली इन द ड्राई स्टेट। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एनिलीन है, ठीक है, एनिलीन बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप एनिलीन है। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हम कराएं नाइट्रस एसिड के साथ, ये बनता है NaNO2 प्लस HCl से। तो यहाँ पर डाइएजुटाइजेशन होगा। टेम्परेचर आपको गिवन है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ये अगर हम केल्विन में बात करें तो 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ पर डाइएजुटाइजेशन होगा और यहाँ पर फॉर्मेशन होगा बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट का। ठीक है, यहाँ पर ये बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट, जो कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें, देखो यानी यहाँ तक तो ये करेक्ट है। ठीक है, एनिलीन की अगर हम क्या करें नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट बनता है। अब इसके बाद लिखा हुआ है इट, ठीक है, डिकम्पोजेज इजीली इन द ड्राई स्टेट। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट की बात करें तो ये कोल्ड पर तो क्या है, स्टेबल। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको मेंशन है कोल्ड पर क्या होगा, ये स्टेबल होगा। स्टेबल किस वजह से, यहाँ पर जहाँ पर ये जो डाइजो ग्रुप लगा हुआ है ये क्या करेगा, यहाँ पर देखो ये गुड लिविंग ग्रुप तो है लेकिन इसका क्या है, रिंग के साथ रेजोनेंस है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, ये वाटर में क्या होगा, सोल्यूबल होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे हीट कर दोगे तो ये वाटर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और फिनोल का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। ठीक है,
तो इसको क्या करेंगे, ये क्या होता है ड्राई स्टेट में, ठीक है, इजीली क्या हो जाएगा डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होता है ड्राई स्टेट में इजीली डिकम्पोज। तो यानी स्टेटमेंट फर्स्ट तो क्या है करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है करेक्ट है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में गिवन है सेम स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड की बात करें, इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू द बेंजीन रिंग इज डिफिकल्ट, ठीक है, अगर बेंजीन रिंग में हम उसका आयोडीनेशन कराएं, आयोडीन ग्रुप, ठीक है, आई ग्रुप को जोड़े उस पर, ठीक है, तो यहाँ पर हेंस आयोडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड थ्रू द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट विद KI, ठीक है, इस इंसर्शन ऑफ आयोडीन, ठीक है, डिफिकल्ट होता है बेंजीन रिंग के अंदर, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, इस पर अगर हम आयोडीनेशन कराएं, I2 के साथ रिएक्शन कराएं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आयोडोबेंजीन जब बनेगा, आयोडोबेंजीन, तो साथ में HI बनेगा, और HI क्या होता है एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा इसका वापस रिडक्शन कर देगा, और ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये रिवर्सिबल हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, तो आयोडोबेंजीन बनाना इससे डिफिकल्ट होगा। इसी वजह से, ठीक है, ये जो बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट है, ठीक है, इसका क्या कराया जाएगा, इसकी रिएक्शन अगर KI के साथ कराएंगे तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आयोडोबेंजीन का। तो यानी ये स्टेटमेंट सेकंड भी आपको क्या है करेक्ट गिवन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे है हाउ मैनी प्रोडक्ट्स, वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम मॉडरेट लेवल देंगे क्योंकि यहाँ पर आपको स्टीरियो का भी साथ के साथ ध्यान रखना है। और ये मैं बता दूं तुम्हारा प्रॉपर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन मैम हमें तो ये याद नहीं है। एनसीईआरटी में बच्चा लोग आपके लिए इंटेक्स का क्वेश्चन दे रखा था एग्जाम्पल कवर करके, लेकिन उसके अंदर है ना स्टीरियो वाले नहीं थे, सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर था। पेज नंबर आप रेफर कर सकते हो, प्रॉपर स्ट्रक्चरल पूछे थे। यहाँ पे इंक्लूडिंग स्टीरियो भी काउंट में लिखा हुआ है। तो चलो बना के देखते हैं कौन कौन सी पोजीशंस हैं जहां पर, कौन कौन सी पोजीशन है जहां पर हम लोग ये कर सकते हैं, कौन कौन सी पोजीशंस है जहां पर हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास हो गया CH3, CH3, उसके बाद में CH2 और यहाँ पे है CH3। बच्चों कौन कौन सी पोजीशन पे हम क्लोरीन को ऐड कर सकते हैं, तो क्लोरीन कैन बी एडेड ओवर टू ये वाला पोजीशन लगा सकते हैं क्योंकि ये दोनों मिथाइल ग्रुप है। तो एक स्ट्रक्चर क्या बना देंगे, हम बना के दिखा लेते हैं। यहाँ पे CH2, यहाँ पे लगा दिया Cl और यहाँ पे CH जिसके साथ लगा हुआ था CH3, उसके बाद है CH2 देन CH3। मेरे पास ये था, चमका सभी को। उसके बाद में हम यहाँ पर भी क्लोरीन लगा सकते हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन देखना है बच्चों। ये दोनों एक टाइप के, तो इसको A टाइप लिख देती हूँ। ये हाइड्रोजन मेरे पास अलग, इसको B टाइप लिख देंगे, राइट। ये हाइड्रोजन अलग, इसको C टाइप लिख देंगे, और ये हाइड्रोजन अलग, इसको अपन D टाइप ऑफ हाइड्रोजन लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी पॉसिबिलिटी के साथ ड्रॉ करके देखेंगे स्ट्रक्चर्स क्या बनेंगी। तो ये बन जाएगा CH3, C। अब यहाँ पर एक बार हमने B टाइप वाले कार्बन के हाइड्रोजन को हटा के Cl लगा दिया, तो ये बन जाएगा मेरे पास कुछ इस तरीके से। क्लियर है। उसके बाद मैंने ये वाला CH2 वाला, एक बार इसके हाइड्रोजन को हटा के Cl लगाएंगे, तो चलो इसको भी बना लेते हैं। ये बन जाएगा मेरे पास कुछ ऐसे CH3, मैं डबल कर देती हूँ, 2 बार लिख रहे हैं CH, ठीक है, उसके साथ CH, यहाँ पर Cl लगा दिया और ये CH3, और फोर्थ हमारे पास आ जाएगा ये CH3 को हटा के, हाइड्रोजन को हटा के Cl लगा दिया, मतलब ये बना देंगे CH3 2 बार CH पे, जिसके ऊपर CH2 और यहाँ लग जाएगा CH2 जिसके साथ हमने Cl लगा दिया। ठीक है जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है, यहाँ तक सभी को ओके है। अब इसके बाद तुमने क्या किया, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या कोई कायरल सेंटर दिख रहा है? नो मैम, कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। कार्बन कैसे कायरल बोल सकते हो, बोल भी नहीं सकते, भूल के भी नहीं बोल सकते, हटा दो। ठीक है, ये अकेला एक काउंट होगा। उसके बाद ये कार्बन को देखो, क्या इसके पास कोई कायरल कार्बन है? क्या इसके पास तुम्हारे पास कोई कायरल कार्बन मिला? नहीं मैम। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर हमारे पास में 2 मीथाइल ग्रुप है, इस कार्बन के पास में सेम हो गए हैं, तो ये भी कायरल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए बच्चे, यहाँ पर हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास क्या कोई कायरल कार्बन है? यहाँ पर क्या हमारे पास कोई कायरल कार्बन है? नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये एक कायरल कार्बन दिख गया है, राइट एवरीवन, ये एक कायरल कार्बन दिख गया है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखूं, इस कार्बन पे यहाँ पर कायरल कार्बन है, यहाँ पर कायरल कार्बन है, कैसे नहीं है बच्चे? ये देखो CH3 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 CH3, यहाँ पर हमारे पास सेम नहीं है, ये अलग ग्रुप आ गया है, तो ये हमारा कायरल कार्बन हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास में ये 1 नहीं है, 2 लिख के चलेंगे। ये हमारे पास में अकेला एक स्ट्रक्चर हो जाएगा, और ये वाला हमारे पास में अकेला एक स्ट्रक्चर हो जाएगा, और यहाँ पे ड्यू टू दिस कायरल कार्बन इसको हम 2 लेके चलेंगे। तो टोटल काउंट कर लेंगे कितने बन रहे हैं, 2 2 4 और 5 6, टोटल हमारे पास में 6 बन रही है इसकी नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो एज वेल। स्ट्रक्चरल कितने बन रहे थे, अगर क्वेश्चन पूछता तो तुम लोग 4 लिख के आते, तुम्हारा आंसर सही होता, लेकिन उसने स्टीरियो भी पूछा है, तो स्टीरियो की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, इसको काउंट करना भूलना नहीं है। ये हमारा स्टीरियो के अंदर काउंट होगा।
होगा तो टोटल हमारे पास स्टीरियो कितने हो जाएंगे, 6 हमारे पास स्टीरियो के साथ मिला के आइसोमर्स बन जाएंगे। तो मुझे बताना क्या ये सही गया, ये गलत हो गया या क्या रहा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, जो तुम लोगों को स्टीरियो भी काउंट करने थे इसके अंदर। ठीक है जी। 76 कहता है अमंग द गिवन कंपाउंड 1 to 3 तीन मॉलिक्यूल दिए गए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कि भाई हमें बॉन्ड तोड़ना है, किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लग रही है ये हम लोगों को चेकआउट करना है। क्लियर बच्चों, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन करना था। आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो कैसे टूटता है, होमोलाइटिकली टूटता है। होमोलाइटिकली टूटेगा तो यहां पे क्या आएगा, फ्री रेडिकल, यहां भी क्या आएगा, फ्री रेडिकल, यहां भी क्या आएगा, फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल को केटाइन की तरह काम चलता है हमारा। स्टेबिलिटी देखनी हो तो क्या, कि भाई जहां अनसैचुरेशन ज्यादा होगी वहां स्टेबिलिटी कम होगी। मुझे एक बात बताओ, इन तीनों में सबसे ज्यादा अनसैचुरेशन कहां है? सर ट्रिपल बॉन्ड पे है, यहां अनसैचुरेशन सबसे ज्यादा है। जहां अनसैचुरेशन सबसे ज्यादा आ रही है फ्री रेडिकल में, वो हाईली अनस्टेबल होगा, मतलब ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा। मतलब तोड़ना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो मैक्सिमम किस में आनी चाहिए, सेकेंड में आनी चाहिए। यहां भी अनसैचुरेशन है बट यहां क्या है, सैचुरेटेड। और वो एरो आपके पास क्या हो रहा है, रेजोनेंस भी कर जाएगा। यहां रेडिकल आएगा तो वो यहां करेगा, रेजोनेंस कर जाएगा ना बच्चों। यस, तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है उसकी तो एनर्जी सबसे कम लगेगी, आसानी से बॉन्ड टूटेगा कि टूटने के बाद वो स्टेबल ही हो रहा है। तो भाई इसमें सबसे कम एनर्जी तो थर्ड सबसे लास्ट आना चाहिए। तो बीच में कौन आएगा, फर्स्ट वन। तो आंसर इज सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड वन। क्लियर बच्चों। The next question, which one of the following compound does not decolorize bromine water? Does not decolorize bromine water. एक तरह से कौन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, एक एक करके देख लेते हैं। जैसे पहला, यदि साइक्लोहेक्सेन को अगर हम लोग ब्रोमीन वाटर के साथ अगर ट्रीट करेंगे, then there will be no effect, then there will be no reaction। और आंसर बेटा यही पहला ही था। लेकिन बाकी तीन का भी देख लो कि कैसे रिएक्शन करता है। सारे के सारे सवाल एनसीईआरटी से ही आए हैं, लेवल थोड़ा सा अच्छा है इस साल का। फेनॉल व्हेन ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर, Br2H2O, इट बिकम्स ट्राइब्रोमोफेनॉल, व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट। सारे ऑर्थो और सारे पैरा पर ब्रोमीन लग जाता है और ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो जाता है। तीसरा दे रखा है बेंजीन पे CH डबल बॉन्डेड CH2, ये कंपाउंड को कहते हैं स्टाइरीन। तो हम बेंजीन के लिए PH लिख रहे हैं, CH डबल बॉन्डेड CH2। यदि इसको अगर हम लोग ब्रोमीन वाटर के साथ अगर ट्रीट करेंगे तो दो ब्रोमीन जो है दो ब्रोमीन, ये कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है उस पे जाकर जुड़ जाएगा और ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो जाएगा। और अनिलीन पे भी जब हम लोग ब्रोमीन वाटर का प्रयोग करते हैं, NH2 पे ब्रोमीन वाटर का प्रयोग करते हैं तो ट्राइब्रोमो अनिलीन मिल जाता है। Br2H2O पे क्या बन जाएगा, ट्राइब्रोमो अनिलीन। दोनों ऑर्थो और पैरा पर ब्रोमीन लग जाता है। इस प्रकार ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो डिकलराइज करेगा, लेकिन डज नॉट डिकलराइज लिखा है तो डज नॉट डिकलराइज में पहला हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। आंसर इज 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक में द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है इस बार, हालांकि लिया तो गया है एनसीईआरटी से ही, लेकिन ये जो एक्सेस शब्द जो लिखा है इससे कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, हो सकते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। लेकिन ये एक प्रॉपर सवाल है और इसमें प्रॉपर लॉजिक के साथ ही आंसर जाएगा। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3Mg Br एक्सेस जो है वो कार्बोनिल के साथ भी रिएक्शन करेगा और CN के साथ भी रिएक्शन करेगा, दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, इसलिए एक्सेस है मान के चलना। तो कार्बोनिल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा कि यहां पर तो O- और इसके साथ Mg Br+
सबसे पहले तो सॉल्ट ही बनेगा और एक मिथाइल आकर जुड़ गया, और उसके बाद इस साइनाइड के कार्बन पे भी एक मिथाइल आकर लग जाएगा, और ये डबल बॉन्डेड N पे माइनस और MgBr प्लस, इस प्रकार से सबसे पहले सॉल्ट बनेंगे। और जैसे ही इस कंपाउंड का हम लोग करेंगे हाइड्रोलिसिस H3O प्लस, जैसे ही मिलाएंगे तो ये जितने सॉल्ट हैं सब O माइनस या N माइनस H लेगा। सबसे पहले ये वाला पार्ट तो बनेगा इमीन, और इमीन आगे हाइड्रोलिसिस करके बना जाता है कीटोन। तो इसके बाद हम लोग को मिल रहा है कि यहां पर अल्कोहल OH, और यहीं पर यहां पे एक OH, और इसी कार्बन पे एक मिथाइल, और यहीं पर एक C डबल बॉन्डेड O और CH3। इमीन का हाइड्रोलिसिस दे देगा कीटोन। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर एक्सेस में दे रखा है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आगे कीटोन के साथ भी रिएक्शन करके यहां भी अल्कोहल बनाएगा, जबकि यह गलत कंसेप्ट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में लिया गया है हाइड्रोलिसिस के पहले। ध्यान रखना कि जितना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करना था कर गया, और जो बचा हुआ है वो इस हाइड्रोलिसिस के कारण नष्ट भी हो जाएगा। सारा ग्रिग्नार्ड जो बचा हुआ है वो वाटर के साथ H+ लेकर मीथेन गैस बनकर उड़ जाएगा। बेटा इस स्टेप के बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बचेगा ही नहीं, क्योंकि आपने हाइड्रोलिसिस कर लिया है। Therefore the correct answer will be ketone and alcohol. So ketone and alcohol, you will see 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का नंबर भी काउंट करना जरूरी है। मिथाइल अल्कोहल, आंसर विल बी सेकंड, आंसर इज 2। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का अच्छा सवाल है। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आया है तो इसका मतलब हमें डेल टी भी यूज़ करना है, जो कि हमारे पास होता है I.Kb.m। अब एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है, इसका मतलब Kb तो सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि सब में एक्वस है, तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो डिपेंड करेगा I और M के ऊपर, राइट। तो I और M का मल्टीप्लिकेशन अगर हाई होगा तो हमारे पास क्या होगा, डेल TB भी हाई होगा, और डेल TB अगर हाई हुआ तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई, क्योंकि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को बताता है, मतलब इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट को बताता है। जितना ज़्यादा इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट में चेंज इंक्रीज होगा, उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा हमारे पास, राइट। तो अब हमें यहाँ पर बस यही चेक करना है कि I और M का मल्टीप्लिकेशन किसके लिए ज़्यादा है। यूरिया हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए ये टूटेगा नहीं, तो I की वैल्यू उसके लिए हो जाएगी 1। KNO3 हमारे पास दो पार्ट्स में टूटता है, K+ और NO3- में, यहाँ रिएक्शन में लिख रहा हूँ K+ और NO3- के अंदर ये टूट जाएगा, दो पार्ट्स में टूटेगा, इसका मतलब इसके I की वैल्यू हो जाएगी 2। Na2SO4 अगेन इलेक्ट्रोलाइट है, जो हमारे पास 2Na+ प्लस SO4 2- के अंदर टूटेगा, राइट। यहाँ पर 3 आयन्स हमें मिले हैं, तो इसके I की वैल्यू हो जाएगी 3। और ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, टूटता नहीं है, इसलिए I की वैल्यू इसके लिए क्या होगी, 1 होगी, राइट। अब हम I और M का मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं हर ऑप्शन के लिए। तो I क्रॉस M हमें देखना है। पहले ऑप्शन में हमें I की वैल्यू है 1, राइट, और उसका M हमें दिया हुआ है 0.01। सेकेंड ऑप्शन में I की वैल्यू है 2, 0.01 कंसंट्रेशन। हमने इस क्वेश्चन में ये माना है, जब भी हमें इस तरीके के सवाल दिए हुए हों तो हमें उसमें ये मानना होता है, अगर मोलैरिटी दे रखी होती है, हमें तो यहाँ मोलैरिटी चाहिए, तो जब भी मोलैरिटी दे रखी हो और कोई डेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, तो हमें ये मानना पड़ता है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी लगभग बराबर है, दोनों सेम ही हैं, तो सेम डेटा हम यूज़ करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ मोलैरिटी को मोलैलिटी के बराबर माना है, ठीक है। तो 2 × 0.01 हमारे पास हो गया। थर्ड वाले के लिए 3 × 0.01 और फोर्थ वाले के लिए 1 × 0.015, ये आपके पास है। मल्टीप्लिकेशन निकालें तो यहाँ 0.01 आएगा, यहाँ 0.02 आएगा, यहाँ 0.03 आएगा, यहाँ पे 0.015 आएगा।
इनमें सबसे बड़ा कौन सा है हमारे पास 0.03, इसका मतलब इसके लिए डेल टी बी मैक्सिमम होगा, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन के लिए डेल टी बी मैक्सिमम होगा, तो डेल टी बी मैक्सिमम होने पर टी बी भी क्या होगा मैक्सिमम, इसलिए हमारे पास आंसर क्या बना इस क्वेश्चन का, थर्ड आंसर बना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए स्टूडेंट्स, तो एक और मैच द कॉलम का क्वेश्चन इस बार नीट के पेपर में इनऑर्गेनिक में मैच द कॉलम काफी सारे आए थे और ये तो बिल्कुल एज इट इज एनसीईआरटी में से उठकर आया है। मैंने आपको बार बार क्लासेस में बोला था एप्लीकेशन जरूर रीड करके जाना। डी&एफ ब्लॉक के लास्ट में, कोऑर्डिनेशन के लास्ट में जो एप्लीकेशंस दे रखी हैं, बिल्कुल लास्ट वाला टॉपिक जो है उसमें से क्वेश्चन हर साल आता है, चाहे जेई मेंस का पेपर हो चाहे नीट का पेपर हो, एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैच द कॉलम के फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि उसमें काफी सारी एप्लीकेशंस एक साथ कवर हो जाती है। तो वैसा ही क्वेश्चन नीट 2025 में भी आया। अगर आप सब मेरी बात मानकर पढ़कर गए होंगे तो आप सबका ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हुआ होगा और बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है, क्योंकि मैच करना ही नहीं है आपको, लिस्ट 1 के आगे जो लिस्ट 2 है वही उसका आंसर है। तो हैबर्स प्रोसेस हम सबको पता है, जो अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें कैटलिस्ट कौन यूज होता है, आयरन यूज होता है। वैकर ऑक्सीडेशन, जिसमें आप इथीन का ऑक्सीडेशन करते हो फॉर एग्जांपल इथेनॉल में, तो वहां पर PDCl2 जो है ये आपको डी ब्लॉक में बिल्कुल मिलता है लास्ट में कि PDCl2 उसका कैटलिस्ट होता है। विल्किंसन कैटलिस्ट आप सबको पढ़ाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोडियम का एक कॉम्प्लेक्स है विच इज यूज्ड इन जब आप हाइड्रोजनेशन करवाते हो एल्कीन का, तो उसमें हम विल्किंसन कैटलिस्ट यूज करते हैं, ये आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा। और ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट, अ वेरी वेरी फेमस कैटलिस्ट, जो कि पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, पॉलीथीन के बनाने में हम यूज करते हैं, जो टाइटेनियम और एल्यूमिनियम का इस तरीके से फॉर्म में होता है। तो ये बिल्कुल सीधे 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 मैच है, तो बहुत सिंपल सा मैच द कॉलम था। आई होप ये आप सबका करेक्ट हुआ होगा। सो A1, B2, C3 एंड D4, ऑप्शन नंबर 3 बिकम्स द करेक्ट आंसर। 5 moles of liquid X and 10 moles of liquid Y make a solution having a vapor pressure of 70 torr। ये कह रहा है कि मैंने 5 मोल X लिया है, 10 मोल Y लिया है और उसका वेपर प्रेशर आता है 70 टॉर। फिर कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर X एंड प्योर Y। तो आप देखो PS उसने दे दिया मेरे को, P0 X दे दिया, P0 Y दे दिया, प्योर वेपर प्रेशर दे दिया उसने, और साथ में मोल भी दे दिए, तो एक तरीके से उसने मोल फ्रैक्शन भी दे दिया। ये पूछना ये चाह रहा है कि आपको PS नहीं निकालना है, आपको थ्योरेटिकली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है और PS आपको एक्सपेरिमेंटल दिया हुआ है 70। अब हमको यहां से ये पता लगाना है कि क्या ये राउल्ट लॉ के एग्जैक्टली बैठता है। अगर एग्जैक्टली बैठेगा तो जो गिवन वैल्यू ऑफ PS है, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ PS भी सेम आएगी। अगर डिफरेंस है तो देखना है कि कम है कि ज्यादा है। कम होगा, कैलकुलेटेड अगर ज्यादा आ रहा है तो एक्सपेरिमेंटल कम है, दैट मीन्स नेगेटिव डेविएशन, और अगर कम आ रहा है तो दैट मीन्स PS ज्यादा हुआ, पॉजिटिव डेविएशन। कैलकुलेट कर लेते हैं, तो अपन यहां पर कैलकुलेटेड PS निकालते हैं। कैलकुलेटेड PS निकालते हैं। कैलकुलेटेड के लिए आप यहां पे PS क्या निकालोगे सर? कैलकुलेशन के लिए राउल्ट ने फॉर्मूला दिया है P0 X इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ X प्लस P0 Y इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Y। यही चीज यहां पे लगा लेंगे अपन। P0 X कितना दे रखा है मुझे? 63। तो 63 X के मोल कितने हैं? 5। टोटल मोल कितने हैं? 5 इसके 10 इसके 15 प्लस P0 Y कितना है? 78 इंटू इसके कितने हो गए? 10/15। देखो कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 5 3 3 2 6 1, ये हुआ 21 प्लस यहाँ पे 5 2 10 5 3 15 3 3 2 6 26, यानी 2 6 12 52 प्लस 21 73 टॉर। यानी कि जब आप कैलकुलेट करने बैठे तो आपका कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर आया 73, और जो एक्सपेरिमेंटल है यानी कि PS एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज 70 टॉर। तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है, आपने एक्सपेरिमेंट किया तब आपका कितना आया? 70 टॉर, और जब आपने कैलकुलेट किया राउल्ट के फॉर्मूले से तो 73 टॉर आया। यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज लेसर देन कैलकुलेटेड वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू से आपका कम वैल्यू है किसका? ऑब्जर्व्ड का। तो हम यहां बोल सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल है
observed vapor pressure is lesser than calculated या फिर theoretical vapor pressure, और जो हम मान के चल रहे थे उससे कम आएगा, यानी कि वेपर प्रेशर कम हो रहा है, दैट मीन्स ये किसका केस बना, ये केस बना आपका नेगेटिव डेविएशन। किसका केस बना, नेगेटिव डेविएशन। सो दिस इज अ केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन, और नेगेटिव डेविएशन वाला ऑप्शन क्या है, द सॉल्यूशन शो नेगेटिव डेविएशन, ऑप्शन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे, शुगर दे रखी है x और उसके बाद में दे रखा है कि उसकी ये क्वालिटीज है और आपको बताना है x क्या है। फाउंड इन हनी, मैम हम तो भूल गए थे, हनी तुम्हारी एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर एज इट इज लिखा हुआ क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आया हुआ हनी के ऊपर। मतलब डायरेक्ट पूछा था कि पूछा क्या, बता रखी थी स्टेटमेंट कि फ्रक्टोज जो है वो ऐसी शुगर है जो पाई किस में जाती है, वो पाई जाती है फ्रूट्स के अंदर, हनी के अंदर, वेजिटेबल के अंदर। ये 3 चीजें लिख रखी है जहां पे फ्रक्टोज पाया जाता है। दैट मीन दिस इज हनी में फ्रक्टोज होती है। अब जिसको याद नहीं था कि मैम हमने तो रटा नहीं था ये चीज, बट कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ पर बाकी स्टेटमेंट्स तुम लोगों को कैटेगराइज कर रही थी। केमिस्ट्री का पेपर तुम लोगों के लिए आया था, अच्छे लेवल का आया था, लेकिन बाकी चीजों से तुम कैटेगराइज कर सकते हो। कीटो शुगर, अब कौन कीटो शुगर है, इससे ही आंसर निकल जाता। पता है, जिसने दिमाग लगा लिया ये देख के, काफी बच्चों ने स्किप कर दिया होगा, लेकिन इसको देख के ही आंसर निकल जाएगा। कीटो शुगर, कीटो शुगर कीटोन वाली शुगर, ग्लूकोज नहीं होती है ना जी, फ्रक्टोज होती है कीटो शुगर। फ्रक्टोज क्या होती है, कीटो शुगर होती है। माल्टोज किससे बनती है, ग्लूकोज से, तो जब यही नहीं है तो ये भी नहीं है। और सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलती है, लेकिन अल्फा बीटा एनोमेरिक फॉर्म लीवो रोटेटरी। बच्चे क्या हो जाएगा यहाँ पर स्ट्रक्चर, अगर हम बात करेंगे सुक्रोज की तो सुक्रो क्या होती है हमारे पास में, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होती है। इस तरीके से हम इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आंसर निकाल सकते थे। तुम्हारा सही आंसर आ जाएगा डी, फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 83, आइडेंटिफाई द सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। हमारे पास एक रिएक्शन दी गई, क्या दिया गया इसके अंदर, बेटा ये तो एस्टर है। हमारे पास क्या बनाया गया है बच्चों, अरे ये तो एल्डिहाइड ग्रुप लगाया है, मतलब रिडक्शन की है। क्या की है बच्चों, रिडक्शन की है, लेकिन कंप्लीट या पार्शियल। कंप्लीट रिडक्शन होती तो यहाँ एल्कोहल बनता, OH आता, यस और नो बच्चों, लेकिन वहां क्या बना, एल्डिहाइड। दैट मींस वहां पार्शियल रिडक्शन करवाई जा रही है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सर कंप्लीट रिडक्शन करता है, सर H2+ मेटल कंप्लीट रिडक्शन करता है, एल्कोहल बनाएगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड, अरे सोडियम बोरोहाइड्राइड तो इसको रिड्यूस ही नहीं करेगा, वो सिर्फ एसिड हैलाइड के अंदर सिर्फ किसको करता है, यस सिर्फ सॉरी एसिड डेरिवेटिव में सिर्फ एसिड हैलाइड को करता है। ये तो एस्टर है, तो बचा कौन, यस AlHIBu ट्वाइस, यस और नो बच्चों। डाइबल जिसको बोलते हैं डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये पार्शियल रिडक्शन करता है। क्या करता है बच्चों, पार्शियल रिडक्शन। हमेशा ये एसिड डेरिवेटिव्स को कहां पे लेके जाता है बेटा, जैसे आपके पास एस्टर दिया गया, ये एल्डिहाइड पे रिएक्शन लेके जाएगा, उसके आगे रिडक्शन नहीं देगा। क्लियर बच्चों, तो हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड वन इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चों, next question number 84, given below are two statements, one is labeled as assertion and the another one is reason। assertion reason से क्वेश्चन क्लास में बार बार बोला गया, आता है ऐसा क्वेश्चन। पहला आपके पास assertion दिया गया, हमारे पास एक अल्काइल हाइड्राइड दिया गया, undergo SN to reaction faster than RCl। yes, क्योंकि आयोडीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। आपको याद होगा हम लोगों ने क्लास के अंदर RI को सबसे फास्ट और RF को सबसे लास्ट में रखा था। यस और नो बच्चों, क्लास का क्वेश्चन है सेम टू सेम। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट दी गई, असर्शन दी गई, बिल्कुल सही है कि भाई RI वाला सबसे फास्ट देगा। वो तो SN1 होती तब भी वो फास्ट ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब असर्शन ट्रू है। रीजन जानते हैं, आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप, बहुत बढ़िया गुड लिविंग ग्रुप है, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। यस, क्योंकि I और Cl के अंदर एक I नेगेटिव बनेगा और एक Cl नेगेटिव बनेगा। टॉप टू बॉटम जब हम कंपेयर करते हैं वो साइज के बेसिस पे करते हैं, जिसका साइज बिगर होता है वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से संभाल सकता है और ज्यादा स्टेबलाइज होता है। तो इसका मतलब रीजन भी क्या है, ट्रू, और वो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी ऑप्शन है, पहला कहता है बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही। क्लियर बच्चों,
स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो कैलोरी पर मोल ऑफ Ba+2। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट दे रखी है बच्चों, BaSO4 के लिए स्टैंडर्ड क्रिस्टलाइजेशन दे रखी है, मतलब इसको क्रिस्टलाइज किया गया है और फॉर्मेशन BaSO4 का है बच्चों। तो इसको हमें फाइनली बाद में माइनस कर देना है, बाद में कर देंगे। अब BaSO4 Ba+2 SO4-2, इसका डेल्टा H दे रखा है -349। तो बच्चों हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो 349 प्रोडक्ट में Ba+2 को X मान लिया जो आपसे वो पूछा है, ठीक है। और कौन है बच्चों, Ba+2 हमसे X हो गया, SO4-2 कितना दे रखा है -216, ठीक है। और BaSO4 के लिए बच्चों -4.5, ठीक है। तो बच्चों ये फिर आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहां से आपको X आ जाएगा -128.5। ये प्लस के अंदर चलेगा बच्चों, ठीक है। ओवरऑल वैल्यू ऐड हो जाएगी, आप -220.5 इधर लाकर माइनस करेंगे तो बच्चों नेट आ जाएगा -128.5। क्योंकि ये क्रिस्टलाइजेशन का है तो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, आपको क्रिस्टलाइजेशन के लिए दे रखा है, ठीक है। तो बच्चों माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर Ba+2 के लिए हमारे पास फॉर्मेशन मिलेगा -128.5। आंसर बच्चों फर्स्ट हो जाएगा। तो थर्मो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे मेन गलती इसी के अंदर लोग बात कर रहे हैं कि माइनस की जगह इसको प्लस में नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। The next question, again a very very interesting question. The number of possible isomer, both structural as well as stereo, सब आपको इंक्लूड करके बताना है, of cyclic ether। ये है की पॉइंट, cyclic ether of molecular formula C4H8O। तो C4H8O के C4H8O का टोटल साइक्लिक इथर आपको बताना है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। C4H8O साइक्लिक इथर बनाना है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। सबसे पहले 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन को मिलाकर हमने साइक्लिक इथर बनाया। तो 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन को मिलाकर इस प्रकार का 5 मेंबर का एक रिंग बन जा रहा है, यह पहला पॉसिबिलिटी है। अब इस रिंग का साइज को हम छोटा करेंगे, रिंग का साइज को छोटा करेंगे तो ये 4 मेंबर का बन गया रिंग और 1 मिथाइल बाहर कर दिए। इसी प्रकार जब एक और साइज कम करेंगे तो अब मुझे 3 मेंबर का रिंग में दिख रहा है और इस 3 मेंबर का रिंग में हम लोग को 2 कार्बन बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हमने इथाइल निकाल दिया और तीसरा जो अगला जो पॉसिबिलिटी होगा कि इथाइल के बदले आपने 2 मिथाइल निकाल दिया, इथाइल के बदले 2 मिथाइल। यहां पर जरूर ध्यान रखना कि इसमें एक और पॉसिबिलिटी बनता है क्योंकि यह मिथाइल का पोजीशन यहां भी हो सकता है। तो 4 मेंबर वाले में मिथाइल का पोजीशन भी चेंज करके बनाएंगे, फिर 3 मेंबर वाले में 2 कार्बन निकाले, एक तो इथाइल के रूप में, 2 मिथाइल के रूप में, और एक लास्ट पॉसिबिलिटी एक और बनेगा इसमें कि मैंने 2 मिथाइल को निकाला लेकिन बिल्कुल एक ही जगह से निकाल दिया 2 मिथाइल। ये सारे पॉसिबिलिटी हैं साइक्लिक इथर के। अब अगर इनमें हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी काउंट करेंगे तो इसमें बेटा ये कायरल सेंटर है, इसमें ये भी कायरल सेंटर है, इसमें ये कायरल सेंटर और ये कायरल सेंटर, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है और ये लास्ट वाले में भी कोई कायरल सेंटर नहीं है। तो ये तो होगा एक फॉर्म, इसका हो जाएगा 2 फॉर्म, इसका भी होगा एक कायरल सेंटर वाला 2 फॉर्म,
Now this one, two chiral center with a plane of symmetry, two chiral center with a plane of symmetry, इसका हो जाएगा टोटल 3 फॉर्म, 2 एक्टिव और 1 मीजो, 3 फॉर्म, 2 आइडेंटिकल chiral center with plane of symmetry is there, 3 फॉर्म. इसमें कोई chiral center नहीं है, इसका 1 फॉर्म, इसमें भी कोई chiral center नहीं है, इसमें भी 1 फॉर्म. तो टोटल कितना हो गया? 1 और 2 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 1 9, 9 और 1 10. काउंट करो. 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 3 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10. इसका आंसर 10 ही है, क्योंकि साइक्लिक इथर जो बोला है, साइक्लिक इथर बोलना और साइक्लिक कंपाउंड बोलने में अंतर. साइक्लिक इथर्स आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक इथर्स आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब कि ऑक्सीजन रिंग में होना जरूरी है. बेटा इसमें एक और पॉसिबिलिटी भी बनता है, जिसको हम लोग इसको देखो ड्रॉ कर दे रहे हैं, OCH3, ये भी C4H8O है, लेकिन ये साइक्लिक इथर नहीं है, ये साइक्लिक इथर नहीं है, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे. लेकिन पता नहीं एनटीए का क्या, एनटीए पे भरोसा करना मुश्किल है, कहीं इसको भी साइक्लिक इथर मान के 11 ना आंसर दे दे. लेकिन आंसर इज 10 ओनली, आंसर इज 3, आंसर इज 3. टोटल 10 बनेंगे, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे. 3 3 2 5, 5 3 8, 9 और 1 दिए 10, आंसर इज 3. चलिए बच्चों, तो एक और क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, जहां पर आपको 4 डिफरेंट ऑर्डर्स दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि जो भी प्रॉपर्टी सामने इंडिकेटेड है उसके रेफरेंस में कौन सा करेक्ट ऑर्डर है. तो आपको करेक्ट ऑप्शन यहां पर सिलेक्ट करना है. ठीक है, तो चारों ऑर्डर्स हैं, हम एक एक बार डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला ऑर्डर जो है वो डायपोल मोमेंट से रिलेटेड है, जिसमें आपको वाटर, अमोनिया और CHCl3 दे रखा है. अब तीनों ही कैसे हैं? पोलर हैं. करेक्ट, तीनों कैसे हैं? पोलर हैं. पर डायपोल मोमेंट का यानी पोलैरिटी का जो ऑर्डर आएगा वो, अगर आप H2O की बात करते हो तो H2O में इस तरीके से V शेप इसकी ज्योमेट्री आ जाएगी और यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं. और अगर आप इसमें बॉन्ड मोमेंट और ऑर्बिटल मोमेंट देखते हो, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है डायपोल मोमेंट, तो अगर आप बॉन्ड मोमेंट और ऑर्बिटल मोमेंट देखते हो तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, ऐड हो जाएंगे और इसकी पोलैरिटी काफी ज्यादा आएगी. अमोनिया की यदि हम बात करते हैं तो ये भी पोलर है. इसकी जो ज्योमेट्री है कैसी है? पिरामिडल ज्योमेट्री है. बहुत अच्छी तरीके से ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि NCERT में आपको जरूर मिलेगा. यहाँ पर अगर आप बॉन्ड मोमेंट्स देखते हो और ऑर्बिटल मोमेंट देखते हो तो यहाँ पर भी दोनों सेम डायरेक्शन में है. बट ऑफकोर्स एक तो NH बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और OH बॉन्ड का डिफरेंस, एक ये. दूसरा, यहाँ पर दोनों लोन पेयर का ऑर्बिटल मोमेंट सेम डायरेक्शन पर है, यहाँ पर लोन पेयर का नंबर 1 है. तो जब आप वाटर और अमोनिया को कंपेयर करोगे तो वाटर में जो डायपोल मोमेंट है वो डेफिनेटली क्या आएगा? ज्यादा आएगा. किसके कंपैरिजन में? अमोनिया के कंपैरिजन में. दोनों रीजंस, चाहे आप बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देख लो, चाहे आप लोन पेयर मोमेंट्स का टोटल मैग्नीट्यूड देख लो, तो वाटर का किससे ज्यादा आएगा? अमोनिया से ज्यादा आएगा. लास्ट में क्या बचता है? CHCl3. ऑफ कोर्स इसका जो डायपोल मोमेंट है वो सबसे कम आएगा. ये हो गया CH और इस तरीके से Cl3. इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, सिर्फ इसके पास क्या है? बॉन्ड मोमेंट है. तो वो डेफिनेटली तीनों में क्या आएगा? सबसे कम आएगा. तो ये वाला जो ऑर्डर है ये क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है. इसका मतलब जो भी आंसर आप सिलेक्ट करोगे उसमें A जरूर होना चाहिए, उसमें A जरूर होना चाहिए. तो या आप टाइम अगर आपने इस तरीके से किया होगा तो आपका सेव हो गया होगा कि बी को देखने की जरूरत नहीं, अपन सी और डी में आप कंपैरिजन करके देख लेते हैं. बट वील डिस्कस ऑल द 4 स्टेटमेंट्स गिवन हियर, ऑल द 4 ऑर्डर्स गिवन हियर रादर. तो यहाँ पर सेकंड दे रखा है नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम पर नंबर ऑफ लोन पेयर की बात करी गई है. तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जेनॉन के पास, तीनों ही जेनॉन के कंपाउंड्स है. 8 इलेक्ट्रॉन जेनॉन के पास है, 4 ने बॉन्ड बना लिया. मैं यही लिख देती हूँ लोन पेयर कितने बच गए? 2 लोन पेयर बच गए. XeO3 में डबल डबल बॉन्ड बनाएगा तो 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन जा चुके होंगे, तो इसके पास लोन पेयर कितना बचेगा? 1 लोन पेयर बचेगा. और XeF2 में 8 में से सिर्फ 2 ही ने ही बॉन्ड बनाया तो 6 बच गए, यानी 3 लोन पेयर बच गए. तो ऑफकोर्स ये जो ऑर्डर है ये गलत दे रखा है. सबसे आगे कौन आना चाहिए था? XeF2, फिर XeF4 और फिर क्या आना चाहिए था? XeO3. इसका मतलब बी जो है वो ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है. मतलब बी वाला जो ऑर्डर है वो गलत है. सी ऑर्डर यदि आप चेक करोगे बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ का ये जो ऑर्डर गिवन है ये भी गलत ऑर्डर है. इसका एक्चुअल ऑर्डर होता है NO
NO के बाद आ जाएगा CH और CH के बाद आएगा OH। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। तो ये भी गलत हो जाता है। तो ऑफ कोर्स फाइनली आंसर क्या आ जाता है 1। एक बार डी ऑप्शन भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी क्योंकि ये डायटोमिक स्पीशीज है तो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यहाँ पर लगा सकते हो। और बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो आपके पास आएगा N ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3, O डबल बॉन्ड O बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2 और H का क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है बॉन्ड एंथैल्पी भी उतनी ज्यादा होती है। तो ये वाला ऑर्डर क्या है, करेक्ट है। तो ऑर्डर A और ऑर्डर D यहाँ पर जो लिखा गया है वो करेक्ट हो जाएगा और इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए बच्चों, हम एक और सवाल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हायर यील्ड ऑफ NO। ये केमिकल इक्विलिब्रियम का हमारे पास सवाल है, राइट। तो हायर यील्ड ऑफ NO इन, इस क्वेश्चन में हमें हायर यील्ड कब मिलेगी, ये हमारे पास कंडीशंस हैं, राइट। तो देखिएगा बेटा, जब हमें डेल एच की वैल्यू दे रखी है जो कि पॉजिटिव है। अब डेल एच पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई। और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए हमारे पास अगर हम लोग कंडीशंस की बात करें जिससे हमें प्रोडक्ट ज़्यादा मिलता है, दैट मीन्स फेवरेबल कंडीशंस की बात करें तो हमारे पास हाई टेम्परेचर फेवरेबल होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हाई टेम्परेचर फेवरेबल होता है। हाई टेम्परेचर हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो टेम्परेचर हाई करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करती है और प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाती है। इसीलिए इसका आंसर हमारे पास एक तो ऑप्शन ए जो है वो सही हमें दिया हुआ है। अभी हमें और स्टेटमेंट चेक करने हैं इसके। तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट हो गया, ए स्टेटमेंट। सेकंड, लोअर टेम्परेचर फिर गलत हो जाएगा, इसका मतलब बी गलत हो गया। बी गलत होने पर आप ये दोनों ऑप्शंस तो वैसे ही कट कर सकते हैं, राइट। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में हमें कभी कभी ये भी चेक कर लेना चाहिए, क्या पता हमारे पास एक ही स्टेटमेंट चेक करने पर बाकी सारे ऑप्शंस कट हो जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस तो कट हो गए, अब आपके पास ए डी और ए सी और डी। अब इससे ये बात तो पता चल गई कि डी दोनों ही कंडीशन में सही है। तो अब हमें केवल सी स्टेटमेंट को चेक करना है, ठीक है। सी स्टेटमेंट क्या है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ N2। N2 क्या है यहाँ पर बेटा जी, रिएक्टेंट हमारे पास है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होता है। ली चैटरले प्रिंसिपल से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हमने बनाया है। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन ज़्यादा जाती है, फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। तो नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी तो NO का कंसंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा और हमें यही चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा NO मिलना चाहिए। इसका मतलब सी भी हमारे पास क्या है, सही है। फिर हम ऑक्सीजन के लिए भी चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन अगेन हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, तब हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। इसका मतलब डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ए, सी और डी ये तीनों स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट हैं, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिए हुए हैं। इसका मतलब हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 4th हो गया है बेटा जी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 0.03 पर सेकेंड। पर सेकेंड बोलते ही समझ आ गया कि कौन सी ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले तो हमको लिखना क्या है कि रेट कांस्टेंट से हम पता लगा सके कि ये ऑर्डर क्या है, 1 पर सेकेंड किसकी होती है, फर्स्ट ऑर्डर की। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर 7.2 मोल पर लीटर। इनिशियली कितना लिए हम, 7.2 मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू गेट रिड्यूस्ड टू 0.9 मोल पर लीटर। आपका ए नॉट कितना है, 7.2 मोल पर लीटर और कितना कर दिए, 0.9 मोल पर लीटर। इतने से इतना हो गया, ये रेट कांस्टेंट है, टाइम निकालना है। इट इज अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो हम क्या लगाएंगे, टाइम इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन 80। ये हो गया आपका इक्वेशन। अब आपको टी निकालना है, टी निकालने के लिए 2.303 बाई के का वैल्यू आपको दे रखा है 0.03 लॉग ऑफ 7.2 इनिशियल और फाइनल 0.9, 9872, ये हो गया log 8। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, t इक्वल टू 2.303 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻² इंटू log 8।
अब log 8 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू log 2। log 8 था, log 8 को log 2 की पावर 3, तो 3 log 2, 3 से 3 कैंसिल, 2.303 इंटू log 2 होता है 0.693, तो 0.693 इंटू ये 10 पावर -2 ऊपर गया 10 पावर +2, आपका t आ जाएगा यहां से 69.3। अब ये पर सेकंड में था तो आपके पास आंसर आएगा सेकंड में। सो टाइम कितना लगा अपने को, 69.3 सेकंड। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डज नॉट बिलोंग टू लेसाने टेस्ट। ठीक है, यानी आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में कौन सी रिएक्शन लेसाने टेस्ट से बिलोंग नहीं करती है। लेसाने टेस्ट की अगर हम बात करें तो जो लेसाने टेस्ट है ये किसके लिए यूज किया जाता है कि अगर कोई कंपाउंड दे रखा है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, अगर नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन और फास्फोरस को डिटेक्ट करने के लिए लेसाने टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर क्या किया जाता है, देखो कंपाउंड जिसके अंदर क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड है, तो इनकी रिएक्शन किससे कराई जाएगी, सोडियम मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ कराई जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कोवलेंट कोवलेंट बॉन्ड था, कोवलेंट कंपाउंड था, ये किस में चेंज हो जाएगा, आयोनिक के अंदर, आयोनिक के अंदर। जैसे अगर यहाँ बात करें जिस कंपाउंड में अगर कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है, सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NaCN बनेगा। ठीक है, तो ये भी इसके लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, लेसाने टेस्ट में ये नाइट्रोजन के डिटेक्शन के लिए। अगर बात करें सल्फर के डिटेक्शन के लिए तो सोडियम की अगर सल्फर के साथ कंपाउंड जिसमें सल्फर एलिमेंट प्रेजेंट है वो रिएक्शन करेगा तो Na2S बनाएगा। ठीक है, तो यानी ये भी लेसाने टेस्ट का ही पार्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें हेलोजन की, इसकी सोडियम मेटल, कोई कंपाउंड जिसमें हेलोजन एलिमेंट है अगर उसकी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NX बनेगा। तो यानी ये भी क्या है, लेसाने टेस्ट। ठीक है, लेकिन देखो फोर्थ के अंदर क्या दिया हुआ आपको, कॉपर जो कि ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड में है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है, इसकी कार्बन के साथ करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगा। तो ये जो CuO के साथ रिएक्शन करवाई जाती है ये कार्बन, किसी भी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट के डिटेक्शन के लिए की जाती है। ठीक है, तो जिसमें क्या किया जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन की रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड के साथ करवाते हैं। अगर कार्बन होगा उसमें, ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करके CO2 का फॉर्मेशन करेगा और इसके अंदर अगर हम लाइम वाटर CaOH होल ट्वाइस मिलाओगे आप, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ पर टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जबकि अगर हाइड्रोजन होगा तो वही क्या करेगा, CuO हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, Cu+ क्या बना लेगा, यहाँ पर वाटर बनाएगा। ठीक है, जिसकी रिएक्शन कॉपर सल्फेट जो कि वाइट कलर का होता है, ठीक है, उसके साथ कराने पर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेगा जो कि ब्लू कलर का होगा। तो ये वाली रिएक्शन तो किसके लिए यूज की जाती है, कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन डिटेक्शन के लिए यूज की जाती है। ये लेसाने टेस्ट का पार्ट नहीं है। लेसाने टेस्ट में केवल कौन कौन से एलिमेंट, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन और फास्फोरस। तो ये लेसाने टेस्ट है, ये भी लेसाने टेस्ट है, ये भी है, तो ये नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यानी ये लेसाने टेस्ट से बिलोंग नहीं करता है।